सब कुछ तैयार है। जियांग युवान बार बार दादी को मनाती रही, तब जाकर दादी ने अनमने मन से हाथ में पक्का आड़ू खत्म किया। बुजुर्ग तो वैसे ही होते हैं, जो भी अच्छा खासा खाना हो वो हमेशा चाहते हैं कि छोटे खाएं। चाहे उन्हें खुद कितना भी पसंद क्यों न हो, वो अपने लिए ज्यादा नहीं रखते। दादी भी बिल्कुल ऐसी ही हैं। उनका मानना है कि बस स्वाद चख लेना काफी है, ज्यादा खाने की जरूरत नहीं। लेकिन युवान का मकसद यही है कि पूरा परिवार अच्छा जिए, तो जाहिर है वो दादी की सोच बदलना चाहती थी। दादी, हम सब एक ही परिवार हैं। जो भी अच्छा है वो सबके साथ मिलकर बांटकर ही अच्छा लगता है। युवान उनके पास बैठ गई, उनके कंधे पर सिर टिकाकर बहुत प्यार से बोली। उसकी बात सुनकर दादी हंस दी और बोली, अरे दादी तो इतनी बड़ी हो गई है, जितना तुमने चावल नहीं खाया होगा ना, उससे ज्यादा नमक खा चुकी है। ऐसा क्या है जो दादी ने नहीं खाया? उनके चेहरे पर हल्की थकान और अपनापन था। ऊपर से अब तो आधी उम्र निकल चुकी है। सच कहूं तो एक पैर तो कब्र में ही है। फिर अब अच्छे अच्छे खाने का क्या करूं? बस तुम्हें लोगों को खाते पीते देख लूं, वही बहुत है। इसी बीच वान छिक्सिन भी घर लौट आया। उसने माँ बेटी की बातें सुन ली और मुस्कुराते हुए दादी से बोला, माँ, अब तो हमारा जीवन थोड़ा आसान हो रहा है। आपको भी वो सब एंजॉय करना चाहिए जो आपको मिल रहा है। अगर बच्चे आपकी सेवा करें तो ये उनका फर्ज है। उन दोनों की बातें सुनकर दादी की आंखों में नमी सी आ गई। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और कहा, ठीक है, समझ गई दादी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अगले कुछ दिनों में दुकान की सजावट भी काफी अच्छे से पूरी हो गई। हुओ शियानचेन खुद जाकर रसोया लेकर आया। सामने खड़े सादे, ईमानदार से दिखने वाले मंझले उम्र के आदमी को देखकर जियांग युवान ने राहत की सांस ली। उसे डर था कहीं वो ऐसा शेफ न निकल आए जो खुद को बहुत बड़ा समझे और नापसंद हुआ तो पल पल टोकता रहे। ऐसे लोगों के साथ काम करना बेहद मुश्किल होता है। सभी के सामने नए शेफ मास्टर झांग ने अपने हाथ का हुनर दिखाया। थोड़ी ही देर में जब व्यंजन सामने आए तो उनकी रंगत, खुशबू और स्वाद देखकर सबके मुंह में पानी आ गया। वो शिवमई खुद को रोक नहीं पाए और तारीफ कर उठी, वाह, यही वजह है कि इन्हें बड़े होटल का बड़ा शेफ कहा जाता है। सिर्फ देखकर ही लग रहा है कि खाना बेहद लाजवाब होगा। कुछ दिन पहले उसने मजाक मजाक में कहा था कि वो भी 2 दिन में शेफ बन सकती है, लेकिन अब अपनी बात याद करके उसे खुद हंसी आ गई। उसकी कुकिंग कहाँ और मास्टर झांग कहाँ? दादी भी उनकी तारीफ करने लगी। वो शिवमई की बात सुनकर मास्टर झांग थोड़ा झेप गए। उनके चेहरे पर हल्का सा आश्चर्य था, फिर शर्मीली मुस्कान के साथ बोले, जल्दी से चखे न, तभी असली जजमेंट होगा। वो शिवमई ने तुरंत चॉपस्टिक उठाए और सबसे पहले स्वाद लिया। उसके बाद सबने खाना चखा। जैसे ही स्वाद जुबान पर गया, सबकी आंखें चमक उठी। वान छिक्सिन ने सिर हिलाकर कहा, कमाल है, वाकई बहुत स्वादिष्ट है। जियांग युवान ने भी एक कौर लिया। स्वाद अलग था, बाहर के रेस्तरां से भी कहीं बेहतर। उसने भी हामी भरी और मुस्कुराकर सिर हिलाया। मास्टर झांग को सबकी ये प्रतिक्रिया देखकर बहुत खुशी हुई। हुओ शियानचेन युवान के पास आकर धीमे स्वर में बोला, तो तुम्हें पसंद आया? युवान ने फिर सिर हिलाया, हाँ, बहुत अच्छा है। हुओ शियानचेन ने मास्टर झांग की ओर देखा, फिर निगाहें हटाकर युवान से कहा, वैसे ये वही शेफ नहीं है जिनका जिक्र लाओजी ने किया था? जियांग युवान ने उसकी तरफ देखा, हल्के से सिर हिलाया और बोली, ठीक है, समझ गई। अभी अभी जब वू शिवमई ने कहा था कि वो बड़े रेस्टोरेंट का शेफ है, तो उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था कि वो सचमुच हैरान है। साथ ही उसका स्वभाव भी बहुत सीधा सादा और मिलनसार था, जो आमतौर पर बड़े रेस्टोरेंट के शेफ्स में कम ही दिखता है। हुओ शियानचेन को जरा भी हैरानी नहीं हुई। उसने सहज लहजे में कहा, अगर तुम्हें पसंद आया तो फिर हम उसे ही रख लेते हैं। उसके चरित्र में कोई समस्या नहीं है। जियांग युवान ने हामी भरी। ठीक है। उसके बोलने के अंदाज से साफ था कि वो लाओ झांग को पहले से जानता है, और जब कोई अपना या जान पहचान का हो तो भरोसा करना आसान हो जाता है। शेफ का इंतजाम हो गया, अब बारी थी मेन्यू तय करने की। कुछ ही देर में डिशेस फाइनल हो गई, ज्यादातर घर जैसी आम लेकिन स्वादिष्ट खाने की चीजें। मेन्यू बन जाने के बाद हुओ शियानचेन तैयार हो गया आगे की व्यवस्था करने के लिए। उसने ऊंची आवाज में कहा, कच्चे माल के लिए हमें सब्जी मंडी से सब्जी वाले तय करने होंगे जो रोज सुबह डिलीवरी देंगे। जियांग युवान ने हल्की भौहें चढ़ाईं। उसके मन में ख्याल आया, उसकी स्पेस में तो सारी ताज़ा सब्जियां पहले से मौजूद हैं, बस मांस, मछली और झींगा जैसी चीजें वहां नहीं हैं।
उसे तो सिर्फ वही सामान बाहर से मंगवाना होगा। सोचकर उसने साफ कहा, ये काम मैं खुद देख लूंगी। हो शियानचन ने भौहें उठाई, लेकिन कुछ बोला नहीं, बस चुपचाप मान गया। रेस्टोरेंट से निकलकर जियांग युवान पास की सब्जी मंडी पहुंची। उसने कई दुकानों पर जाकर सुअर का मांस, मुर्गी और मछली झींगे की कीमतें पूछीं। फिर कीमत और क्वालिटी देखकर 2 दुकानदार चुन लिए। उसका मन था कि आगे जब कारोबार चल निकलेगा तो पूरा का पूरा जानवर मंगवाएगी, लेकिन फिलहाल शुरुआत थी तो छोटा छोटा ही ठीक था। सब्जियों का तो सवाल ही नहीं उठता था, वो तो सीधे अपने स्पेस से निकाल कर बेचेगी। कुछ ही दिनों में मेन्यू छप गया, साथ ही टेबल और कुर्सियां भी आ पहुंची। जियांग युवान ने दर्जन भर सेट्स को देखकर गहरी संतुष्टि महसूस की। आज हो शियानचन वहां नहीं था। वो सोच रही थी कि जाकर बाकी पेमेंट कर देगी, लेकिन अचानक पता चला हो शियानचन पहले ही पेमेंट कर चुका है। जियांग युवान को उम्मीद ही नहीं थी कि वो इतने तेजी से सब संभाल लेगा। उसने हाथ में बिल देखा और मन ही मन उसके पिछले कुछ दिनों की भागदौड़ याद आई। उसी पल उसने तय कर लिया, आने वाले वक्त में वो हो शियानचन के साथ आधी कमाई जरूर बांटेगी। धीरे धीरे महीना खत्म होने लगा। उस महीने का आखिरी वीकेंड आया तो जियांग युवान सुबह सुबह उठकर सबके साथ दुकान पहुंची। खोलने का दिन अब दूर नहीं था। जैसे ही वो दुकान के दरवाजे पर पहुंचे, देखा हो शियानचन पहले से ही ताला खोलने की तैयारी में था। उन्हें आते देख वो मुस्कुराया, तुम लोग भी इतनी सुबह आ गए? वू शियुमेई हंसकर बोली, अरे वैसे भी फुर्सत में थे, सोचा क्यों न आकर थोड़ी सफाई कर लें। फिर उसकी नज़र हो शियानचन के पैरों के पास रखे बोर्ड पर पड़ी। वो हैरानी से बोली, अरे ये नेम बोर्ड भी आ गया। लकड़ी की पट्टी पर लाल रंग से लिखा था जियांग जी रेस्टोरेंट। हो शियानचन ने हल्के से सिर हिलाया। वू शियुमेई ने उत्साहित होकर कहा, तो चलो आज ही लगाते हैं इसे। हो शियानचन ने जवाब दिया, ठीक है, बाद में मैं ही संभाल लूंगा। और संयोग से आज वान झिक्सिन भी मौजूद था तो मदद भी आसानी से मिल जाएगी। हो शियानचन के साथ मिलकर वान झीशिन ने जल्दी जल्दी बोर्ड लगा दिया। जियांग युवान ने तैयार किया हुआ लाल कपड़ा हो शियानचन को थमाया और कहा कि पहले वो बोर्ड को ढक दे। बोर्ड लगने के बाद सब लोग दुकान की ओपनिंग डे की तैयारियों पर बातें कर रहे थे। तभी अचानक थक थक की आवाज आई। सभी ने दरवाजे की तरफ देखा। बाहर एक 20-22 साल का लड़का खड़ा था। वो अपने हाथ में पकड़ी लिस्ट देख रहा था और ऊंची आवाज में बोला, माफ कीजिए, यहाँ जियांग युवान है। जियांग युवान हैरानी से खड़ी हो गई। हाँ, मैं ही हूँ, आपको क्या काम है? लड़के ने मुस्कुराते हुए आगे कदम बढ़ाए। उसके हाथ में एक बॉक्स था। ये आज आपके लिए हमारी दुकान से ऑर्डर किया गया बर्थडे केक है। आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। उसकी बात सुनकर जियांग युवान चौंक गई। अनजाने में उसकी नज़र वू शियुमेई और बाकियों पर चली गई। वो ही क्यों, वू शियुमेई भी कुछ देर के लिए हक्का बक्का रह गई। फिर अचानक ध्यान आया, आज तो 8वें महीने की 5 तारीख है। अरे मुझे तो बिल्कुल भूल ही गया, आज युवान का बर्थडे है। वान झीशिन ने अपना सिर थपथपाया और माफी भरे लहजे में कहा। वू शियुमेई को भी याद आ गया और उसने तुरंत कहा, सॉरी युवान, मुझे भी बिल्कुल याद नहीं रहा। पिछले कुछ दिनों से सब इतना बिजी थे कि पांव टिकाने की भी फुर्सत नहीं थी। उन्हें खुद नहीं पता चला कि युवान का जन्मदिन निकल आया। जियांग युवान ने उनकी बात सुनी तो मुस्कुराकर बोली, अरे मुझे भी तो याद नहीं रहा कि आज मेरा बर्थडे है। अब तो मेरे लिए ये बस एक नॉर्मल दिन जैसा ही है। उसने दिल से कहा। वू शियुमेई और वान झीशिन अगर भूल भी गए तो कोई बड़ी बात नहीं। उसे पूरा यकीन था कि वो लोग उससे कितना प्यार करते हैं। इन छोटी छोटी बातों से उसके मन में कभी भी कमी महसूस नहीं होती। यही सोचकर युवान हंसते हुए बोली, मैं खुद ही भूल गई थी, इसमें इतना सोचने की क्या बात है। तभी वो शियुमेई को अचानक ख्याल आया, रुको, अगर हम सब भूल गए थे तो ये केक किसने ऑर्डर किया? ये सुनकर युवान की नज़र अनायास ही वो शियानचन की ओर चली गई। वान झीशिन और वो शियुमेई ने भी उसकी नज़र का पीछा किया और वो शियानचन को देखने लगे। हो शियानचन कुछ बोलता उससे पहले ही केक लाने वाला लड़का हंसते हुए बोला, जी हाँ, ये सर ने ही ऑर्डर किया था। ये सुनकर वो शियुमेई की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, सोचा भी नहीं था इतने सालों बाद भी तुम्हें युवान का जन्मदिन याद है। तुमने ही याद रखा, वरना हम जैसे माँ बाप तो भूल ही गए। उसके चेहरे पर गहरी माफी और अफसोस साफ झलक रहा था। हो शियानचन ने तुरंत कहा,
नहीं नहीं, मैंने भी बस यूं ही अचानक याद कर लिया। पहले के दिन याद आ गए जब हम युवान का बर्थडे साथ मनाते थे। आप लोग काम में इतने बिजी थे कि भूलना लाजमी था। वो शिवमयी का दिल और ज्यादा पिघल गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे जन्मदिन उसका है और याद भी उसे ही किया गया है। केक वाले लड़के ने युवान से फॉर्म पर साइन करवाए। युवान ने मुस्कुराकर उसका धन्यवाद किया। जब वो चला गया तो हो श्यानचन हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देख रहा था। हो श्यानचन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, असल में तो मैं आज सिर्फ युवान को अकेले बाहर ले जाना चाहता था, लेकिन डर था कि आप लोग कुछ गलत न समझ लें। ये सुनकर वो शिवमयी जल्दी जल्दी हाथ हिलाने लगी। अरे कैसी गलत फहमी, तुम लोग जवान हो, बाहर घूमना फिरना बिल्कुल सामान्य है। और फिर युवान अब बच्ची तो है नहीं। अब वो शिवमयी के मन में हो श्यानचन के लिए संतोष और अपनापन ही था। उसे लगता था अगर जियांग युवान और हो श्यानचन साथ हो गए तो ये बहुत अच्छा होगा। लेकिन ये सब बस उसके दिल की बातें थी। वो न तो जाहिर करेगी और न ही जबरदस्ती उन्हें बढ़ावा देगी। वो मानती थी रिश्ते अपनी मर्जी और समय से बनने चाहिए। इसी दौरान अचानक पीछे के किचन से कुछ आवाजें आने लगी। वो शिवमयी ने माथा सिकोड़ते हुए कहा, अरे आज तो लाओ झांग नहीं आया था ना, फिर ये पीछे से कैसी आवाजें आ रही हैं? कहीं कोई चोर वार तो नहीं आ गया? किचन का पिछला दरवाजा सीधा गली से जुड़ता था, वहां से कोई भी अंदर आ सकता था, बिना मेन गेट से गुजरे। हो श्यानचन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने पहले ही लाओ झांग से बात कर ली थी। वो आज दोपहर का खाना बनाने आया है ताकि हम सब मिलकर युवान का जन्मदिन मना सकें। ये सुनकर वो शिवमयी चुप सी रह गई। उसके होंठ खुले तो जरूर, लेकिन कुछ कह न सकी। और तभी बाहर से दोबारा आवाज आई। उसकी मौसी दादी का हाथ थामे हुए अंदर आती नजर आई। मौसी ने हंसते हुए जोर से कहा, आज युवान का जन्मदिन है तो हम कैसे नहीं आते? सबको इस तरह याद रखते देख वो शिवमयी के चेहरे पर अपराधबोध साफ झलकने लगा। एक माँ होकर भी वो अपनी बेटी का जन्मदिन भूल गई थी। उसे बेहद अफसोस हो रहा था। ये देखते ही जियांग युवान ने जल्दी से माँ का हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए बोली, माँ ये तो बस एक जन्मदिन है, इतनी फिक्र मत करो। मौसी ने सिर हिलाते हुए टोका, कैसे न फिक्र करें, ये तुम्हारा 18वां जन्मदिन है। जानती हो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब तुम बड़ी हो चुकी हो। अब तुम्हें अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने की आज़ादी है। जहाँ जाना चाहो जा सकती हो। युवान ने तुरंत सिर हिला दिया, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। मैं तो बस माँ पापा के साथ रहना चाहती हूँ। जब तक वो मुझसे उब न जाएं, मैं उन्हें छोड़ूंगी ही नहीं। उसकी ये मासूम सी बातें सुनकर सब हंस पड़े। अरे बेटा, कोई लड़की ऐसे थोड़ी रहती है। क्या सारी जिंदगी माँ बाप के पास बैठी रहोगी? वो शिवमयी ने आधा झिड़कते आधा प्यार से कहा। युवान माँ के कंधे पर सिर रखकर नखरे से बोली, तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी और ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे लिए एक दामाद ढूंढ लूंगी। इस पर सबके ठहाके गूंज उठे। अरे वाह, इतनी छोटी उम्र में दामाद ढूंढने की बात भी करने लगी। मौसी हंसते हंसते बोली। एक तरफ खड़े हो श्यानचन कुछ नहीं बोले, बस चुपचाप सबकी बातें सुनते रहे। उनकी नजरें हल्की सी झुकी हुई थी, जाने वो क्या सोच रहे थे। तभी लाओ झांग किचन से खाना लेकर आ गया। चेहरे पर मुस्कान थी। खाना तैयार है, आप सब आ जाए। हो श्यानचन ने काउंटर के पीछे से कुछ वाइन और सोडा की बोतलें निकालते हुए कहा, वैसे भी आज कोई काम नहीं है तो क्यों न सब खुलकर खाएं पिएं और इस दिन को अच्छे से मनाएं। बड़े गोल मेज पर गर्मा गर्म खाने की थालियां सज गईं। लाओ झांग ने सबको बुलाकर साथ बैठने का इशारा किया और माहौल एकदम अपनापन और खुशियों से भर गया। वान झीशन ने देखा कि लाओ झांग किचन में जाकर खाना बनाने वाले हैं तो वो जल्दी से खड़े होकर बोले, अरे ओ झांग, तुम भी आकर हमारे साथ खाओ ना, बाद में मैं चला जाऊंगा किचन में। इतना कहते हुए उन्होंने लाओ झांग को पकड़कर टेबल पर बैठाना चाहा। आज तुम्हें हमें खाना बनाने के लिए परेशान किया, सच में माफ करना। लाओ झांग तुरंत हाथ हिलाकर बोले, चेहरे पर वही सीधी सादी मुस्कान लिए। अरे नहीं नहीं, आज तो तुम्हारे घर का खास दिन है, मैं क्यों बीच में आऊं? वैसे भी दुकान खुलने से पहले हाथ की प्रैक्टिस कर रहा हूं। तुम लोग खाओ, मैं बाद में तुम्हारे लिए और डिश बना देता हूं। इतना कहकर वो बिना किसी की बात सुने सीधे किचन में चले गए। वान झीशन ने मजबूर होकर हार मान ली। योजक चिन्ह। डाइनिंग टेबल पर सब लोग मिलकर खुशी खुशी जियांग युवान का जन्मदिन मना रहे थे।
हुओ शियानचन ने बहुत ध्यान से केक पर मोमबत्तियां जलाईं और साथ ही हैप्पी बर्थडे भी गाया। बाकी सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि यहाँ जन्मदिन का मतलब बस परिवार के साथ खाना खाना होता था। केक काटना और गाना गाना, ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन वो गाना इतना आसान और प्यारा था कि सबने तुरंत गुनगुनाना शुरू कर दिया। जियांग युवान अपने घरवालों को यूं हंसते खिलखिलाते देख मन ही मन बहुत संतुष्ट हो गई। इस बार की जिंदगी में जिन अपनों को वो सबसे ज्यादा चाहती थी, वो सब उसके पास थे। उससे ज्यादा उसे और क्या चाहिए था। उसने हल्की सी नजर हुआ शियानचन पर डाली और धीमे से कहा, थैंक यू। हुओ शियानचन मुस्कुराए, सिर हिलाया, मगर कुछ बोले नहीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 3 पैग के बाद आंटी ने अपने बैग से एक खूबसूरत सा डिब्बा निकाला और युवान के सामने रख दिया। युवान हंसते हुए बोली, ये क्या है? खोलकर देख ले, सब पता चल जाएगा। आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा। युवान ने बॉक्स खोला तो अंदर से एक सोने की चेन चमक उठी। वो खुद को हंसी रोक नहीं पाई। यही तो उसकी आंटी का अंदाज था, हमेशा थोड़ा सा दिखावा और शान वाली चीजें। भले ही ये गले की चेन किसी छोटी लड़की के लिए सही हो या न हो, आंटी को फर्क नहीं पड़ता था। थैंक यू आंटी, युवान ने नर्म स्वर में कहा। पर वू शियुमेई ने तुरंत टोका, आप भी न, हमेशा इसे बिगाड़ती रहती हैं। इतनी छोटी लड़की और इतना महंगा गहना। आंटी ने हाथ हिलाते हुए कहा, अरे छोटी लड़की तो क्या हुआ? क्या छोटी लड़कियों को सुंदर लगने का शौक नहीं होता? देखो ना, ये चेन कितनी प्यारी लग रही है इस पर। मेरी नज़र सही निकली, बिल्कुल परफेक्ट है। आंटी ने चेन पहनाते हुए तारीफ की और बाकी सब लोग हंस पड़े। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हंसी खुशी के बीच अचानक बाहर से ठक 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 की जोरदार दस्तक सुनाई दी। सभी लोग चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगे। इतनी तेज आवाज, कौन है बाहर? आंटी ने शक से पूछा। जियांग युवान ने भौहें सिकोड़कर दरवाजा खोलने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन हुआ शियानचन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और तेज आवाज में कहा, रुको, मैं जाता हूँ, क्योंकि बाहर की दस्तक सुनकर साफ लग रहा था कि माहौल ठीक नहीं है। अगर वो यूं ही दरवाजा खोल देती तो पता नहीं आगे क्या हो जाता। वान झीशन ने ये देखा तो वो भी हुआ शियानचन के साथ चल दिए और रास्ते में वो बगल से एक बेंच उठाकर हाथ में पकड़े खड़ा हो गया, जैसे हथियार हो। हुओ शियानचन ने जल्दी से दरवाजा खोला, बाहर खड़े कुछ लोगों को देखा तो उसकी भौहें सिकुड़ गईं। वू शियुमेई ने बाहर खड़े लोगों को देखा तो फौरन अपनी आंटी और दादी की तरफ मुड़ी। दादी ने जैसे ही उन्हें देखा, डर के मारे आंटी का हाथ कसकर पकड़ लिया और अनजाने में 2 कदम पीछे हट गईं। आंटी ने तुरंत उनका हाथ थपथपाया, जैसे कह रही हो, डरना मत। फिर उसने हुआ शियानचन और वान झीशन को पीछे किया और खुद आगे बढ़कर उन लोगों को घूरते हुए बोली, यहाँ क्या करने आए हो तुम लोग? बिना कुछ कहे विचारे वू शुएई ने आंटी को जोर से धक्का दिया और सीधा दादी की तरफ बढ़ा, हाथ उठाकर उन्हें मारने ही वाला था। लेकिन दादी के बिल्कुल पास खड़ी जियांग युवान भला ये कैसे होने देती। उसने फौरन हाथ बढ़ाकर उसका हाथ रोक लिया और फिर धक्का देकर उसे पीछे की ओर फेंक दिया। वो कई कदम लड़खड़ाया। अगर पीछे खड़े उसके चाचा ने संभाल न लिया होता तो वो धड़ाम से जमीन पर गिर जाता। गुस्से से आग बबूला होकर उसने युवान की तरफ उंगली तान दी और चिल्लाया, तू तो पैदाइशी मनहूस है, तेरी औकात क्या है? जियांग युवान का चेहरा ठंडा और बेजुबान था। उसने सीधा जवाब दिया, अगर मैं मनहूस हूँ तो क्या तू भी उसी पेट से पैदा नहीं हुआ था? उसकी ये बात सुनकर वू शुएई तिलमिला उठा, मगर युवान के सामने कुछ कर न सका। फिर उसने गुस्से में वू शियुमेई की तरफ मुड़कर कहा, बस पैदा करना ही आता है, पालना सिखाना नहीं। ऐसी औलाद को तो पैदा होते ही पटक देना चाहिए था। वू शियुमेई अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। वो तमतमाकर बोली, अपनी औलाद को कैसे पालना है ये मुझे आता है, तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं। वो कुछ न उखाड़ पाया तो उसकी निगाहें फिर दादी पर टिकी। उसने ताने कसते हुए कहा, और तुम तो बस चुपचाप खड़ी रहती हो, बच्चों को बिगाड़ने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है क्या? आंटी उसकी बात सुनकर हंस पड़ी, मगर हंसी में कड़वाहट थी। हाँ, बुरा सब दूसरों की गलती और अच्छा सब तुम्हारी बदौलत है न? वाह रे, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने में तो कोई तुमसे बड़ा नहीं। अब अकेला पड़ता देख वू शुएई ने पीछे मुड़कर चाचा चाची की तरफ घूरा और दहाड़ा, तुम दोनों गूंगे बहरे हो गए हो क्या? यहाँ बुलाया था तमाशा देखने नहीं। लेकिन चाचा चाची तो जैसे उसे सुन ही नहीं रहे थे। उनकी आंखें बस रेस्टोरेंट पर ही टिकी थी, जैसे पहली बार कुछ इतना बड़ा देख रहे हों।
चाची ने चुपके से चाचा से कहा, इतना बड़ा दुकान किराए पर लेने में बहुत पैसे लगते होंगे ना। उनकी बातें सुनकर वू शुई का गुस्सा और भड़क उठा। उसका दम घुटने लगा, मानो अंदर की आग बाहर ही नहीं निकल पा रही हो। वो गुस्से में चाचा के सिर पर जोर से हाथ मारते हुए चिल्लाया, क्या घूर रहे हो, क्यों आए हो यहाँ? चाचा ने सिर मलते हुए मजबूरी में धीमी आवाज में कहा, देखो पिताजी, ये तो आपकी ही जिद है। हमने आपको समझाया था, मगर आप मानते ही नहीं। माँ ने वैसे ही घर में बहुत दुख झेल लिए हैं। अब उम्र भी ज्यादा हो गई है, कितने साल और जिएंगी? क्यों उन्हें चैन से जीने नहीं देते? उनकी ये बात सुनकर सबका दिल कसक उठा। बड़े चाचा साफ साफ समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनके बूढ़े बाप दिमाग में कौन सा गणित लगा रहे हैं। अभी की हालत में तो जाहिर है कि झगड़ा करने का समय बिल्कुल नहीं है। छोटी बहन ने अपनी कंपनी शुरू कर ली है। भले ही कंपनी छोटी है, मगर कमाई अच्छी है। और बड़ी बहन के घर ने भी रेस्टोरेंट खोल लिया है। अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है, लेकिन अगर रोज 10-20 रुपए का भी मुनाफा हुआ तो नौकरी करने से तो कहीं बेहतर है। मतलब सामने साफ है, दोनों छोटी बहनों से अच्छे रिश्ते बनाए रखना ही समझदारी है। रिश्ता अच्छा रहा तो वक्त आने पर वो भी तो भाई बहन की तरह मदद करेगी। हो सकता है पत्नी भी उनकी स्टोव में हाथ बंटा दे, और अगर किस्मत अच्छी रही तो शायद खुद का दुकान खोलने के लिए भी मदद मिल जाए। यही सोचकर बड़े चाचा के दिल में तो जैसे फूल ही झड़ने लगे। उन्हें लगा जैसे वो पहले से ही बड़े व्यापारी बन गए हों। इसलिए वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि इन दोनों लड़कियों से कोई दुश्मनी हो। पापा, आप ही बताइए, आपने माँ को इतने सालों से सताया है, अब बस कीजिए। क्या आप सच में ये चाहते हैं कि वो आपके हाथों पे पिट कर जान ही दे दे, तब आप संतुष्ट होंगे? बड़े चाचा ने गंभीर होकर समझाने की कोशिश की। ये सुनकर वो शुई गुस्से से बौखला गए। उन्होंने जोर से चाचा के सिर पर थप्पड़ मारा और चिल्लाए, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं बुलाया था कि तुम मुझे ज्ञान दो। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। यहाँ मुझे समझाने वाले तुम कौन होते हो? असल में वो यहाँ आए ही थे दादी के पीछे, क्योंकि उन्हें कोर्ट का नोटिस मिला था, केस की तारीख तय हो चुकी थी। ये बात सोचकर ही वू शुई का खून खौलने लगा। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि माँ सचमुच सारे रिश्ते तोड़कर उन्हें कोर्ट में खींच ले जाएंगी, और वो भी तलाक के लिए। ऊपर से ये मारपीट का केस, कहीं जेल की हवा ही न खानी पड़ जाए। यही वजह थी कि आज वो यहाँ दबाव डालने आए थे। लेकिन जैसे ही सुना कि माँ यहाँ नहीं है, तो सारा गुस्सा उन पर फूट पड़ा। और ऊपर से चाचा भी उनके खिलाफ खड़े हो गए, तो आग और भड़क गई। क्या बात है, तू भी अब मेरे खिलाफ खड़ा हो रहा है? वू शुई ने आंखें तरेरते हुए चाचा पर घूरा। लेकिन चाचा इतने साल साथ रहकर जानते थे, ये आदमी सिर्फ माँ पर ही जोर दिखा सकता है, असल में अंदर से कागज का शेर है। इसलिए वो डरे नहीं, बल्कि धीरे से बोले, पापा, आपसे विनती है, ये उम्र लड़ने झगड़ने की नहीं है। कुछ दिन तो चैन से जीने दीजिए सबको। जियांग युआन और बाकी सब लोग चुपचाप ये तमाशा देख रहे थे। कोई बीच बचाव नहीं कर रहा था, बस माहौल गर्म होता जा रहा था। वू शुई का गुस्सा अब सीने में चढ़कर सांस रोकने लगा। उन्होंने बगल में रखा स्टूल उठाया और पूरे जोर से चाचा की तरफ फेंक दिया। बड़े चाचा को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो अचानक हाथ उठा देंगे। उन्होंने जल्दी से साइड लिया, मगर बच नहीं पाए। स्टूल सीधा उनकी बांह पर लगा और तेज दर्द की लहर पूरे जिस्म में दौड़ गई। आह, वो दर्द से कराह उठे। ये देख बड़ी चाची घबराकर आगे बढ़ी और दोनों के बीच आ गईं। बस करो, बात करनी है तो प्यार से करो, ये हाथापाई क्यों? बात करते करते उसने हाथ बढ़ाकर वू शुई को एकदम धक्का दे दिया। सामने ये तमाशा देख जियांग युआन ने हू शियानचेन की तरफ इशारों में आंख मारी। हू शियानचेन ने उसकी नज़र समझ ली और तुरंत एक कदम आगे बढ़ते हुए सख्त चेहरे के साथ उन तीनों से बोला, मुझे परवाह नहीं कि तुम आपस में कौन हो, लेकिन ये जगह अब मेरी है। यहाँ कोई तमाशा मत करो। अगर फिर से हंगामा किया तो मैं सीधा पुलिस बुलाऊंगा, और पुलिस ही आकर सब देखेगी। उसकी बातों में जरा भी नरमी नहीं थी, जैसे किसी को इज्जत ही न दी हो। फिर मामला सिर्फ छोटे मोटे पारिवारिक झगड़े का नहीं रहेगा, उसने ठंडी आवाज में जोर दिया। ये सुनकर तीनों के चेहरों पर साफ डर उतर आया, क्योंकि हाल के दिनों में पुलिस अक्सर उनके घर आती जाती रही थी, और पुलिस का नाम सुनकर ही उनके दिल बैठ जाते थे। लेकिन उनमें सबसे चालाक वू शुई था। उसने शक से हू शियानचेन को घूरते हुए पूछा, तुम हो कौन? मैंने तो सुना था ये रेस्टोरेंट मेरी बेटी और बाकी लोगों का है, अब ये तुम्हारा कैसे हो गया? ये सुनते ही जियांग युआन ने भी बात संभाली। ये रेस्टोरेंट इनका है, मेरी माँ तो बस यहाँ काम करती है।
अगर तुम लोग यहाँ तमाशा करोगे तो इनका गुस्सा बहुत बुरा होता है। एक बार सच में गुस्सा आ गया तो सीधा तुम्हें पुलिस स्टेशन भिजवा देंगे, फिर जेल की हवा खानी पड़ेगी। वो कुछ देर रुकी, फिर और कड़वी आवाज में बोली, हम तो फिर भी सोचते हैं कि तुम्हारा हमसे खून का रिश्ता है, लेकिन इनका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ये तुम्हें किसी भी हाल में बख्शेंगे नहीं। वू शुई फिर भी शक में था। उसने पूछा, तुम्हारी माँ यहाँ क्यों काम करेगी? क्या स्टील फैक्ट्री में उसकी नौकरी ठीक से नहीं चल रही? जियांग युवान के होठों पर एक तंज भरी मुस्कान आ गई। मेरी माँ को नौकरी से निकाल दिया गया है, तुम्हें पता भी नहीं। ये सुनते ही वू शुई का चेहरा एकदम जम गया। साफ था कि उसे इसकी कोई खबर नहीं थी, और भला होती भी कैसे, किसी ने उन्हें बताया ही नहीं था। युवान ने सख्ती से कहा, आगे से यहाँ हंगामा करने का सोचो भी मत। साफ बता रही हूँ, हमारे बॉस के यहाँ सफेद भी जान पहचान वाले हैं और काले भी। अगर तुमने यहाँ गड़बड़ की तो कल तुम्हारी लाश उठाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। उसकी धमकी ने सचमुच वू शुई को हिला दिया। वो अविश्वास और डर के बीच उसे देख रहा था, जैसे समझ नहीं पा रहा कि बात सच है या झूठ। तभी हु शियानचेन ने सीधे वान झिक्सिन के हाथ से बेंच छीन ली और जोर से वू शुई की तरफ फेंकी। फेंकते हुए गर्जा, जा रहे हो या नहीं? अगर नहीं गए तो अगली बार मैं वाकई तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वू शुई को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो सच में हाथ उठा देगा। बेंच अपनी तरफ उड़ते देख उसने बिना सोचे समझे पीछे मुड़कर भागना शुरू कर दिया। भागते भागते भी वो गालियां बक रहा था। उसके भाग जाने के बाद बड़ा मामा मुस्कुराते हुए आगे आया और उनसे बोला, आप लोग चिंता मत करो, उसे मैं समझा दूंगा, दोबारा यहाँ गड़बड़ नहीं करेगा। उसके चेहरे से साफ था कि वो इस वक्त पूरी तरह दब गया है और चाहता है कि सब उसे थोड़ा मान सम्मान दे दें। सब लोग उसके मतलब को समझ रहे थे, मगर कोई कुछ नहीं बोला। वो और भी चिपचिपी मुस्कान के साथ बोला, अरे कल को जब तुम लोग अमीर बन जाओगे न, तो हमें मत भूलना। आखिर हम भाई बहन ही तो हैं। चाचा का वो बदला हुआ रुख देख के भाभी उसे कोई भी सम्मान देने को तैयार नहीं थी। वो हल्की सी ठट्ठा करते हुए नाक सिकुड़ी और सीधे उसकी तरफ आंखें घुमाकर बोली, हमें सब पता है तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तो अब दिखावा मत करो। जब हमें तुम्हारी जरूरत थी तब तुम कहाँ छिपे थे? अब आ गए हो लोगों के सामने रुमानी पुआल की तरह हो तुम। बड़ा भाई होते हुए जब काम आया तो उसने पीठ दिखा दी, अब सामने आकर कैसे तारीफ बटोर रहा है। माफ करो, अब देर हो चुकी है। भाभी की ये ताने सुन के चाचा का चेहरा तुरंत लाल हो गया। गुस्सा दिखने ही लगा था कि पीछे वाली बुआ ने उसे खींच लिया और एक नजर मारा। दो बहनों को नाराज करने वाले शब्दों से बचने की सोचकर बड़ा चाचा संभल गया और मुस्कुरा कर बोला, भाई भूस, रातों रात इतनी बड़ी जंग कहाँ से आ गई? पास खड़ी वू शुई ने अपने बेटे को घुटनों के बल घुटने टेकते नहीं देखा तो उसने सीधे उसके सिर पे थप्पड़ मार दिया। यह लगना तुम्हें क्या मिला? समझौता करने से कोई फायदा नहीं। देखो उन्होंने तुम्हें कैसे टेका हुआ है। फिर उसने बिना चाचा को बोलने दिया, फिर से दादी की तरफ मुंह किया और तीखे सुर में कहा, अगर तुम सच में मुझे शिकायत करोगी तो मैं तुम्हें मुंह काला कर दूंगा। कहते हुए उसने इधर उधर देखा, और तुम लोग भी मत देखो। तुम लोगों ने मुझे मुश्किल दी तो मैं भी तुम्हें आसान नहीं छोड़ूंगा। इतने शब्द कहकर वो घूमकर जाने लगा। जियांग युनिवान उसकी पीठ देखते हुए गंभीर स्वर में बोली, हमने तुम्हें अपना बड़ा माना था और हमने कुछ गलत नहीं किया। अगर तुम फिर से ऐसे गंदे हरकत करोगे तो हम सच में तुम्हें जेल भेज देंगे और वहीं तुम्हारी जिंदगी खत्म कर देंगे। जियान का इरादा डराना धमकाना नहीं था। वो नहीं चाहती थी कि वू शुई की वजह से उन पर किसी तरह का जुर्म लगे, पर अगर उसने उन्हें हकलाया तो किसे परवाह होगी कि वह कौन है। वू शुई को भरोसा नहीं हुआ कि वे सच में उसे जेल भेज देंगे, और वह लगातार बेबाक बोलता रहा। ये देखकर जियांग युनिवान ने पास रखा स्टूल उठा लिया और उसे उसके सिर पर फेंक दिया। वू शुई को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जियांग सच में कर देगी, और उसकी हरकत इतनी तेज थी कि वो ठनक भी नहीं पाया। स्टूल उसके सिर पर लग गया। सिर में तेज दर्द हुआ और वू शुई का दिमाग एकदम थम सा गया। जियांग को कोई सहानुभूति नहीं थी। उसने तुरंत चाचा की तरफ देखा और तेज आवाज में पूछा, उसे उठाकर ले जाना है? अगर तुम उसे नहीं ले गए तो मैं अभी उसे मार डालूंगी। उसके चेहरे की अभिव्यक्ति देखकर बड़ा चाचा समझ गया कि वह मजाक नहीं कर रही। वह डर गया कि कहीं वह सच में पागल होकर वू शुई को मार न दे दे, इसलिए उसने जल्दी से आगे बढ़कर उसे सहारा दिया। वू शुई हाथ फैलाकर उसे दूर भगाने की कोशिश करना चाहता था, पर उसकी मजबूती गई थी, एकदम कमजोर हो गया था। आखिरकार चाचा ही उसे सहारा देकर ले गया।
उनकी पीठ देखते हुए जियांग यूनिवान ने आवाज ऊंची करके बोला, अगर तुम लोग फिर कभी हमारे सामने आए तो हमारी रूखाई बर्दाश्त मत समझना, बदतमीजी की वजह तुम खुद हो। बड़ी चाची चलते हुए पीछे मुड़ी और वो शिवमेई और बाकी लोगों को देखा। वो हैरान रह गई कि सबने उसे कितना ठंडा ठंडा देखा। उसको पहले से पता था ये वही रिश्तेदार नहीं रहे जो पहले मारते, चिल्लाते और काम कराते थे। उनके चेहरे अब ऐसे थे मानो वे अनजान लोग हों, और जो उनसे चाहिएगा वह साफ दिख रहा था, बस अपना हिस्सा लेना, बाकी सब छोड़ देना। जैसे ही वो लोग चले गए, वू शिवमेई ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, अगर ये सब यूं ही चलता रहा तो हम कारोबार कैसे करेंगे? हर थोड़े थोड़े समय में झगड़े हों तो दुकान चल पाएगी क्या? जियांग युवान ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराए और बोली, फिक्र मत करो, फिलहाल वो लोग दोबारा आने की हिम्मत नहीं करेंगे। बाकी जो भी है अब अदालत में तय होगा। उसके मन में एक ठान ली थी, अगर अदालत का फैसला आने के बाद भी वो शिवी नहीं सुधरी तो फिर उसे बिल्कुल परवाह नहीं करनी चाहिए। भले ही इसका असर बुआ के बच्चों पर क्यों न पड़े, अब उसे इन बातों की चिंता छोड़नी होगी। बड़ी से बड़ी मुश्किल आएगी तो भी वो रास्ता निकाल ही लेगी। ये सोचते हुए उसने फिर मुस्कुराकर कहा, चलो अब टेंशन छोड़ो, आज का दिन अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। खाना खाते हैं सब मिलकर। सबको साथ में भीतर बुला लिया गया। वान शीशन सीधे किचन में गए और लाओ झांग को आराम करने के लिए बाहर बुला लिया। बोले, आप बैठकर आराम कीजिए, आज खाना मैं बनाऊंगा। लाओ झांग ने पहले तो मना किया, लेकिन वान शीशन ने हंसते हुए कहा, अरे मेरी कुकिंग भी कमाल की है, आज आप ही जरा चखकर बताए कि मेरे हाथ का स्वाद आपको पसंद आता है या नहीं। आखिरकार लाओ झांग भी मान गए। शुरू में थोड़े झिझके, लेकिन फिर सबके साथ बैठकर बातें करने लगे और माहौल धीरे धीरे खुशनुमा हो गया। थोड़ी ही देर में वान शीशन ने कुछ गर्मागर्म डिशेस परोस दी। लाओ झांग ने चखा और मुस्कुरा उठे, आपकी कुकिंग तो वाकई बेहतरीन है, रेस्टोरेंट संभालने लायक। ये सुनकर वान शीशन का सीना चौड़ा हो गया। शरारती मुस्कान के साथ वो शिवमेई से बोले, सुना, अब तो मान लो कि मेरी कुकिंग टॉप क्लास है, सिर्फ तुम्हारा ताना ही बाकी रह गया था। फिर हंसते हुए सबको बोले, अगर कभी नौकरी छूट भी गई तो चिंता नहीं, मैं लाओ झांग के साथ काम कर लूंगा। वो रहेंगे हेड शेफ और मैं उनका सेकंड शेफ। सब लोग ठहाके मारकर हंस पड़े। खाना बहुत मजे से हुआ। फिर हुआ शेनचेन ने जन्मदिन का केक टेबल पर लाकर रखा। उसने केक काटकर सबको बांटा। सबके लिए ये पहली बार था कि इतना नरम क्रीम से भरा केक खाया। हर बाइट पर सब कह उठे, वाह कितना टेस्टी है। यहाँ तक कि वान शीशन, जो मीठा पसंद नहीं करते, वो भी बोल उठे, कमाल है, इतना स्वादिष्ट केक तो मैंने कभी नहीं खाया। लंच के बाद बुआ को कुछ जरूरी काम था, वो सबको बताकर चली गई। बाकी सब मिलकर बर्तन साफ करने लगे। जियांग युवान भी मदद करने उठी, लेकिन सबने तुरंत रोक दिया। अरे तुम तो आज की बर्थडे गर्ल हो, तुम्हें कैसे काम करने देंगे? सबने हंसते हुए उसे और हुआ शेनचेन को बाहर घूमने भेज दिया। जियांग युवान और हुआ शेनचेन ने एक दूसरे को देखा और हल्की मुस्कान के साथ मजबूरन हामी भर दी। हुआ शियानचेन और जियांग युवान जब बाहर निकले तो उसने मुस्कुराते हुए उससे कहा, मैं तुम्हें एक जगह ले चलूंगा। युवान ने शक भरी नजरों से उसे देखा। कहाँ ले जा रहे हो? हुआ शियानचेन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी बाइक की चाबी निकाली और उसे बाहर ले गया। ये देखकर युवान ने और सवाल नहीं किया, बस चुपचाप उसके साथ चल दी। गाड़ी में बैठने के बाद शियानचेन सीधे उसे शहर के बाहर ले गया। युवान के चेहरे पर उलझन और भी गहरी होती जा रही थी। कुछ देर बाद वो दोनों नदी के किनारे पहुंचे। वहां 2 मछली पकड़ने के कांटे रखे थे। युवान ने भान उठाए, तुम मुझे मछली पकड़ने लाए हो? शियानचेन ने हल्के से सिर हिला दिया। युवान सच में बाकी लड़कियों से अलग थी। उसे मछली पकड़ना बहुत पसंद था। बचपन में वो कुछ समय गांव में रही थी, तब तो रोज नदी किनारे बैठी रहती थी। लेकिन शहर आने के बाद नदी ही नहीं थी और उसने सालों से मछली पकड़ने का वक्त नहीं निकाला था। अब इतने साल बाद ये मौका देखकर उसके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। उसने शियानचेन को साइड में देखा और मुस्कुराते हुए बोली, चलो आज देखते हैं किसकी पकड़ ज्यादा होगी। शियानचेन ने उसकी उत्साहित आंखों को देखते हुए हल्की मुस्कान दी और उसके साथ नदी किनारे बैठ गया। दोनों एक एक डंडी लेकर छोटे स्टूल पर बैठ गए। सामने बहते पानी को देखते रहे, बीच बीच में बातें भी करते रहे। पूरा दोपहर ऐसे ही हंसते बतियाते और मछली पकड़ते हुए निकल गया।
अगर झांग सुई को पता चलता कि उसका अच्छा दोस्त इतनी प्यारी लड़की को डेट पर ले जाकर मॉल या रेस्तरां नहीं बल्कि नदी किनारे मछली पकड़ने बैठा है, तो शायद उसका सर फोड़ देता और देखना चाहता कि आखिर इसके दिमाग में चलता क्या है। धीरे धीरे शाम ढलने लगी तो दोनों ने वापस जाने की तैयारी की। युवान को बहुत समय बाद इतना सुकून मिला था। पूरा दोपहर बस बैठकर हंसकर बातें करके उसने बिताया था। उसका मूड बहुत अच्छा था। वो उठी, कांटे समेटे और फिर शियानचैन की तरफ मुड़कर बोली, अच्छा, अब तुम्हारी बाल्टी दिखाओ, देखते हैं किसकी जीत हुई। शियानचैन ने बाल्टी खोल दी। युवान ने ध्यान से गिनती की और फिर आंखें बड़ी करके बोली, बस 17, जरा मेरी देखो। उसने अपनी बाल्टी आगे कर दी और शान से बोली, 23। उसकी ये अकड़ और चमकती हुई आंखें देखकर शियानचैन हंसी रोक नहीं पाया। होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। युवान तो और भी खुश हो गई। आज तो दावत जमने वाली है। चलो घर चलते हैं, मैं खुद तुम्हारे लिए मछली का सूप बनाऊंगी। घर शब्द सुनते ही शियानचैन का दिल अचानक धड़क उठा। उसने तुरंत हाथ बढ़ाकर युवान का हाथ पकड़ लिया। युवान कदम रोककर हैरानी से उसकी तरफ देखी। क्या हुआ? शियानचैन हमेशा आत्मविश्वासी दिखता था, लेकिन इस वक्त उसकी काली आंखों में घबराहट थी। उसकी धड़कनों को शांत करने के लिए उसने अनजाने में उसका हाथ 2 बार हल्के से दबाया। युवान ने नीचे देखा, दोनों के हाथ कसकर जुड़े हुए थे। फिर उसने नजरें उठाई और शियानचैन को देखा। शायद शियानचैन को भी एहसास हुआ कि उसने थोड़ा ज्यादा कर दिया है, इसलिए उसने धीरे से हाथ पीछे खींच लिया। ये देखकर युवान ने फिर पूछा, और कुछ कहना था? शियानचैन ने हल्की खांसी की, फिर अपनी जेब से एक छोटा सा रेशमी डिब्बा निकाला। वो उसे युवान की तरफ बढ़ाते हुए बहुत नरमी से बोला, आज तुम्हारा जन्मदिन है, मैंने तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा लिया है। जियांग युवान ने हाथ बढ़ाकर डिब्बा लिया, नजर उठाकर पूछा, ये क्या है? पूछते पूछते ही उसने अपने हाथों से ब्रोकेड वाला डिब्बा खोल दिया। अंदर एकदम साफ सुथरी चमकदार जैद की मुहर रखी थी। जियांग युवान भले ही जैद के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी, पर ये पहचानने के लिए काफी था कि ये असली जैद है। उसने धीरे से मुहर को उठाकर देखा। मुहर चौकोर थी और ऊपर बहुत प्यारी सी मुर्गी उकेरी हुई थी, ठीक वही जो जियांग युवान की राशि थी। नीचे उसके नाम की खुदाई थी। जियांग युवान ने हुओ शियानचैन की ओर देखा, लेकिन उसके बोलने से पहले ही उसने जल्दी से कहा, ये कोई कीमती चीज नहीं है, बस बचा हुआ जैद का टुकड़ा था। युवान को कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। हुओ शियानचैन जैसे उसके दिल की बात पहले से ही पढ़ चुका था। वो जानता था कि अगर उसने बहुत महंगा कह दिया तो वो मना कर देगी, इसलिए उसने पहले ही उसकी सोच को रोक दिया। इस वक्त वो उसे घबराए नजरों से देख रहा था, जैसे डर हो कि कहीं वो मना न कर दे। युवान ने अपनी उंगलियों से उस ठंडी जैद की सतह को सहलाया, फिर कुछ देर बाद मुस्कुराकर बोली, थैंक यू। कहकर उसने मुहर को वापस डिब्बे में रखा, जेब में रखा और फिर मुस्कुराते हुए बोली, ये बहुत स्पेशल गिफ्ट है, मुझे सच में बहुत पसंद आया। उसके ये शब्द सुनकर वो शियानचैन की जान में जान आई। सच तो ये था कि ये तोहफा उसने बहुत पहले से तैयार कर रखा था, कई सालों से उसके पास रखा हुआ था। किसी लड़की को पहली बार जन्मदिन का तोहफा दे रहा था, इसलिए वो अंदर से बहुत नर्वस था। आम लड़कियों को तो गहने ज्वेलरी वगैरह पसंद होती हैं, लेकिन वो जानता था कि जियांग युवान अलग है, शायद उसे ऐसे गिफ्ट्स कभी पसंद न आए। अब जब उसने खुद कहा कि उसे ये तोहफा अच्छा लगा, तो उसकी सारी टेंशन एकदम से उतर गई। बस तुम्हें पसंद आ गया, यही काफी है। हुओ शियानचैन ने हल्की सी मुस्कान दी। बाहर से वो सामान्य लग रहा था, लेकिन उसके लाल होते कान उसका राज खोल रहे थे। जियांग युवान की नज़र कुछ पल के लिए उसके कानों पर टिक गई। जब हुओ शियानचैन को ये नज़रें असहज करने लगी, तो उसने अपनी नज़रें हटा ली और हंसते हुए बोली, चलो अब वापस चलते हैं, मछली खानी है। हुओ शियानचैन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और दोनों ने मिलकर बाल्टी और मछली पकड़ने की छड़ें समेट ली। सामान समेटने के बाद दोनों बाइक पर बैठकर रेस्टोरेंट लौट आए। रेस्टोरेंट के अंदर वू शिमई और बाकी लोग अभी तक गए नहीं थे। जब उन्होंने देखा कि दोनों इतने ढेर सारी मछलियां लेकर लौटे हैं, तो हैरानी से पूछा, अरे इतनी सारी मछलियां कहाँ से ले आए? वो बाल्टी के अंदर झांकते हुए बोली, वाह, और ये सब छोटी भी नहीं है, हर एक 5-6 इंच की होगी। जियांग युवान मुस्कुराकर बोली, दोपहर को हम दोनों नदी पर मछली पकड़ने गए थे। हमने कंपटीशन किया, ये बाल्टी मेरी और वो वाली उसकी। नतीजा ये हुआ कि ये हार गया।
वू शिमई हंस पड़ी। उसने हु शियानचेन की तरफ देखकर छेड़ते हुए पूछा, तो तुम दोनों पूरा दोपहर सिर्फ मछली पकड़ने ही गए थे? ये सुनकर वान झिशिन भी हंस पड़ा। आजकल के नौजवान तो सिनेमा जाकर फिल्में देखने का शौक रखते हैं, और ये दोनों, इनके तो शौक तो जैसे रिटायर हो चुके लोगों जैसे हैं। शाम को जो खाना बनाने का वादा जियांग युआन ने किया था, उसे हु शियानचेन ने झट से छीन लिया। खाना बनाते समय वू शिमई और बाकी लोगों को हु शियानचेन से पता चला कि वो बहुत छोटे से ही अकेला किराए के मकान में रहता था और हर काम खुद ही करता था। वू शिमई हैरान रह गई। अरे, तुम्हारे चाचा तो राजधानी में बड़े अफसर हैं ना, फिर तुम्हें घर में जगह क्यों नहीं मिली? तुमने अलग रहने की क्यों सोची? जियांग युआन को पहले से पता था कि हु शियानचेन का अपने चाचा चाची से रिश्ता अच्छा नहीं है। पिछली बार जब वो राजधानी गई थी तभी उसने ये समझ लिया था। वो तुरंत बीच में बोल पड़ी, माँ, आपको इतने सवाल क्यों सूझ रहे हैं? जल्दी खाना बनाने में मदद कीजिए ना, मुझे तो बहुत भूख लगी है। वो शिवमई कोई अनजान औरत नहीं थी। उसने तुरंत महसूस कर लिया कि इसमें कुछ गहरी बात है। मुस्कराते हुए बोली, देखो ना, मैं भी कितनी बोलने वाली हूँ। फिर बर्तन छोड़कर पीछे की रसोई में चली गई। चलो, मैं देखती हूँ क्या मदद कर सकती हूँ। हु शियानचेन ने उसकी जाती हुई पीठ को देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ जियांग युआन की तरफ मुड़ा। मेरा उनके साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, लेकिन ये कोई छुपाने लायक बात भी नहीं है। आंटी शियू का सवाल करना भी बुरा नहीं लगा, वो बस मेरी परवाह कर रही थी। असल में हु शियानचेन हर चीज छुपाना नहीं चाहता था, बस कभी सही मौका नहीं मिला था बताने का। जियांग युआन ने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से पूछा, आखिर हुआ क्या था? तुम्हारा रिश्ता ऐसा क्यों हो गया? हु शियानचेन की नजरें गहरी हो गईं, होठों पर थोड़ी सी कड़वी मुस्कान थी। असल में हमारा रिश्ता कभी अच्छा था ही नहीं। फिर उसने धीरे धीरे सब बताना शुरू किया। उसका चाचा बचपन से ही बहुत तेज था। दादी भी पढ़ी लिखी और समझदार औरत थी। 60 के दशक में जब खाने पीने को भी तरसना पड़ता था, तब भी दादी ने अपने बड़े बेटे को पढ़ने भेजा और कॉलेज तक पढ़ाया। चाचा ने भी मेहनत की और पढ़ाई पूरी करके सीधे क्योटो चला गया। जब दादा दादी जिंदा थे तब तक परिवार से उसका थोड़ा बहुत संपर्क बना रहा, लेकिन जैसे ही दादा दादी एक एक करके चल बसे, रिश्ता टूट गया। घर वालों को बस इतना पता था कि चाचा राजधानी में बड़े अफसर हैं और एक ताकतवर परिवार की लड़की से शादी कर ली है। बाकी कुछ नहीं पता था। साफ दिख रहा था कि अब वो ऊपर उठ चुका है और अपने गरीब रिश्तेदारों से नाता रखना ही नहीं चाहता। उस वक्त हु शियानचेन के पापा भी स्टील फैक्ट्री में जमाई बनकर बहुत नाम कमा रहे थे। उन्हें भी बड़े भाई को ढूंढने की कोई जल्दी नहीं थी, वरना कहीं अपमान ही न झेलना पड़े। लेकिन बाद में जब उनके हालात बिगड़ गए तो उन्हें सहारे की जरूरत पड़ी और वो बड़े भाई की मदद चाहते थे। लेकिन चाचा पहले ही रिश्ते तोड़ चुके थे, तो उन्होंने मदद करने से साफ इनकार कर दिया। पापा नाराज तो बहुत हुए, पर कर भी क्या सकते थे। हजारों मील दूर राजधानी जाकर बड़े भाई से लड़ना मुमकिन तो था नहीं। फिर जब हु शियानचेन की मां का निधन हो गया और पापा ने उसे भी छोड़ दिया, तभी उन्हें फिर से अपने बड़े भाई की याद आई। सोचने लगे, भाई की शादी को इतने साल हो गए, उनकी कोई औलाद भी नहीं है, क्यों न शियानचेन को गोद दे दिया जाए। आखिर खून तो अपना ही है, बाहर से बच्चे को गोद लेने से अच्छा। चाचा को ये सोच बहुत पसंद आई। वो खुद गाड़ी चलाकर क्योटो आए और हु शियानचेन को गोद लेने का सारा कागजी काम पूरा कर लिया। फिर उसे साथ लेकर राजधानी चले गए। लेकिन वहां पहुंचकर चाचा ने जो कहा, आगे जारी। बाहर की दुनिया को ये बताया गया कि ये एक अनाथ बच्चा है जिसे चाचा ने गोद लिया है, जिसका न माँ है न बाप। ये खबर धीरे धीरे चुपचाप फैल गई। उस वक्त चाचा चुनाव लड़ रहे थे और उनका एक आम लोगों की नज़र में उनकी इज्जत और बढ़ा गया, जिससे उनकी राजनीति को भी फायदा हुआ। लेकिन हु शियानचेन को गोद लेने के बस आधे साल बाद वो बड़ी चाची, जो शादी के 8-9 साल बाद भी मां नहीं बन पाई थी, अचानक प्रेग्नेंट हो गई। इंसान अक्सर ऐसा ही होता है, जब तक अपना बच्चा नहीं होता तब तक कोई भी बच्चा अच्छा लगता है, लड़का हो या लड़की। लेकिन जब बड़ी चाची ने अपनी पहली बेटी को जन्म दिया तो चाचा फिर भी संतुष्ट नहीं हुए। उन्हें अब एक बेटा चाहिए था। उन्हें लगता था कि बेटा ही परिवार की पूरी खुशी है। साल भर बाद उनका बेटा भी हो गया। अब हालात बदल गए। हालांकि कानूनी तौर पर हु शियानचेन उनके बड़े बेटे की हैसियत से दर्ज था, लेकिन बड़ी चाची को ये कभी पसंद नहीं आया। वो बचपन से ही बिगड़ी हुई, जिद्दी और अकड़ू थी। ऊपर से जब उसे हु शियानचेन के पिता के बारे में पता चला तो उसके मन में और भी नफरत भर गई।
उसे ये छोटे शहर का लड़का कभी अच्छा नहीं लगा। वो अक्सर सोचती अपनी ही औलाद में तो भेदभाव हो जाता है, तो फिर किसी और के बच्चे को बराबरी कैसे दी जाएगी। इसी डर से उसने चाचा को कई बार समझाया कि हु शियानचन को वापस भेज दो, ताकि आगे चलकर उसकी औलाद को जायदाद बांटने का डर न रहे। मगर उस वक्त चाचा का प्रमोशन होने वाला था, तो बात वहीं दब गई। लेकिन इस वजह से बड़ी चाची का गुस्सा हु शियानचन पर और भी बढ़ गया। वो अक्सर उसे डांटती फटकारती, कभी मार देती, कभी गलती न होने पर भी ताने देती। उस वक्त हु शियानचन बस 12 साल का था, लेकिन बचपन के अनुभवों ने उसे जल्दी बड़ा बना दिया था। चाचा के घर के 2 सालों ने उसे सिखा दिया कि लोगों के चेहरे पढ़कर कैसे बर्ताव करना है। वो दिल से कभी खुलकर हंस नहीं पाया। बस 11 साल की उम्र में ही उसने ठान लिया उसे खुद पैसे कमाने हैं और इस घर से निकलना है। उसी समय 70 के दशक के आखिरी सालों में उसने कुछ छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। दूसरों के साथ मिलकर जब उसने पहली बार 20-30 रुपए कमाए, तो उसके लिए वो पहली कमाई का सोना था। रकम छोटी थी, लेकिन उसके दिल को बहुत बड़ा हौसला मिला। धीरे धीरे कमाई बढ़ने लगी, और जब वो मिडिल स्कूल में पहुंचा तो उसने साफ कह दिया, मैं अब अलग रहना चाहता हूँ। उसे आज भी याद है, उस वक्त चाचा और चाची के चेहरे पर मिली जुली सी खुशी और राहत थी। बोलते तो थे घर पर ही रहो, लेकिन असल में मन ही मन वो लोग खुश थे कि अब वो चला जाएगा। आखिरकार उसकी जिद के आगे उन्हें मानना पड़ा, और हु शियानचन उस घर को छोड़ गया जहां उसे कभी अपना अपनापन महसूस नहीं हुआ था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जियांग युवान चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं बचे थे। हु शियानचन ने सब कुछ बहुत सादगी से बताया, लेकिन जियांग युवान उसके भीतर का दर्द साफ महसूस कर पा रही थी। उसने उसकी तरफ देखा तो हु शियानचन हल्की मुस्कान के साथ बोला, इन सालों में मुझे आदत हो गई है, तुम्हें मेरे लिए दुखी होने की जरूरत नहीं है। ये कहते हुए उसने प्यार से उसका सिर सहलाया, जैसे उसे तसल्ली दे रहा हो। और जियांग युवान को ये बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा। ऐसा लगा मानो ये उसका हक है, उसका स्वाभाविक हाव भाव है। लेकिन उसके मन के भीतर हु शियानचन की बातें सुनकर और भी ज्यादा कसक उठी। उस वक्त जब हु शियानचन बस एक बच्चा था, उसके पास एक गैर जिम्मेदार पिता था, माँ को खो चुका था और ऊपर से इस तरह छोड़ दिया गया था। कितनी मुश्किल से उसे एक अमीर घर का चाचा मिला जिसने उसे गोद लेना चाहा। लेकिन उस गोद लेने में भी चाचा की अपनी मजबूरी और सोच थी, उसमें कोई अपनापन नहीं था। जहां तक बुआ की बात है, वो तो सालों से संतान सुख से वंचित थी। लेकिन जैसे ही हो शियानचन को गोद लिया, उसी साल वो माँ बन गई। क्या ये साबित नहीं करता कि हो शियानचन उनके लिए सौभाग्य लेकर आया था? मगर जैसे ही उन्हें अपना बच्चा मिला, उन्होंने हो शियानचन को पूरी तरह भुला दिया। असल में हो शियानचन जैसा इंसान अगर अपने चाचा चाची से सच में प्यार और अपनापन पाता, तो शायद कभी उनके घर बार या संपत्ति के बारे में सोचना भी नहीं चाहता। आखिरकार चाचा की तनख्वाह बहुत मामूली थी, और अब तो वो सच कहे तो उसे पसंद भी नहीं। जियांग युवान कुछ कहने ही वाली थी कि तभी वो शिमेई पीछे के किचन से बाहर आई। उसने देखा कि हो शियानचन का हाथ युवान के सिर पर था। पल भर के लिए वो ठिठक गई, लेकिन हो शियानचन ने उसे आते ही देखकर जरा भी घबराहट नहीं दिखाई। उसने यूं हाथ पीछे कर लिया जैसे कुछ हुआ ही न हो। वू शिमेई ने ध्यान से उसके चेहरे की तरफ देखा। जब उसे सब सामान्य लगा, तो उसने और कुछ नहीं सोचा, बस हल्की मुस्कान के साथ बोली, यू तुमने तो कहा था हमें कुछ दिखाना है, चलो जरा अभी ट्राई करो। उसकी बात सुनकर हो शियानचन हल्का हंसा और सिर हिलाते हुए पीछे किचन की तरफ चला गया। वू शिमेई की नज़र दोबारा जियांग युवान पर पड़ी। जब देखा कि युवान को इस पल की कोई परवाह नहीं थी, तो उसने अपने होठों तक आए शब्द वहीं दबा लिए और चुपचाप किचन की ओर चली गई। थोड़ा वक्त अभी बाकी था, तो जियांग युवान अपनी साइकिल लेकर सियोल सिटी यूनिवर्सिटी चली गई। यूनिवर्सिटी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं थी, बस 10 मिनट की साइकिल दूरी। आज अंकल झांग भी वहीं थे। युवान को देखकर वो मुस्कुराए और बोले, वो डायरेक्टर शिए जो तुमसे पहले मिलने आए थे, फिर से ढूंढने तो नहीं आए? जियांग युवान ने सिर हिलाते हुए मुस्कुराकर कहा, नहीं, उन्हें मेरे घर का पता ही नहीं मालूम। अगर सच में ढूंढना होगा तो आपके जरिए ही ढूंढेंगे। अंकल झांग ने सोचा और फिर बोले, कभी सोचा है इस बारे में? मेरा मानना है अगर तुम्हारी प्रोडक्शन इतनी अच्छी है तो थोड़ा बहुत ट्राई तो कर ही सकते हो। उन्हें पहले ही पता चल चुका था कि इस सीजन में उत्पादन काफी अच्छा है। अगर थोड़े समय के लिए आरओ कैनरी को सप्लाई कर दिए जाएं,
तो नुकसान का सवाल ही नहीं बल्कि फायदा ही फायदा होगा। लेकिन जियांग युवान हल्की हंसी के साथ बोली, आपको अंदर की बातें नहीं पता अंकल, हमारा प्लांटिंग बेस सबके सामने लाने लायक नहीं है। उसकी बात सुनकर अंकल झांग कुछ समझ नहीं पाए, बस इतना कहा, ठीक है तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें और तुम्हारे लोगों को ये ठीक नहीं लगता तो मत करो सहयोग। इसके बाद उन्होंने और दबाव नहीं डाला। जियांग युवान ने हल्का सा सिर हिलाया, सारी टोकरी में आड़ू रख दिए और वहां से जाने लगी। अंकल झांग उसकी पीठ देखकर सिर हिलाते रह गए। उन्हें उसके इस फैसले की समझ नहीं आई। अगर वो होते तो कैनरी से हाथ मिलाने का मौका कभी न गंवाते। लेकिन ये बगीचा उनका नहीं था, तो आखिर फैसला भी उन्हीं का था। बाहरी इंसान होकर वो और कुछ नहीं कह सकते थे। जियांग युवान जब यूनिवर्सिटी से बाहर निकली तो सीधा रेस्तरां लौट आई। वहां पर हो शियानचेन और बाकी लोग डिनर तैयार कर चुके थे और उसी का इंतजार कर रहे थे। कहाँ चली गई थी, खाना लगाने का वक्त हो गया है। वू शियुमेई पीछे से सूप की कटोरी उठाए बाहर आ गई। कटोरा उठाते हुए उसने हैरानी से उसकी तरफ देखा। जियांग युवान ने कुछ समझाया नहीं, बस हल्के से कहा, मैं थोड़ी देर बाहर गई थी। फिर तुरंत बात बदल दी, वाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या हम खा सकते हैं? ये सुनते ही वू शियुमेई ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आज के सारे खाने नीचे वाले शेफ ने बनाए हैं, मैं बस थोड़ी मदद कर रही थी। बात करते करते वो तारीफ भी करने लगी, आजकल के लड़के खाना बना लें, ऐसा तो बहुत कम ही देखने को मिलता है। किसने ये नियम बना दिया कि सिर्फ लड़कियां ही घर का काम करें और लड़कों को कुछ नहीं करना चाहिए? हो शियानचेन जैसा बच्चा जो सब कुछ जानता भी है और करने के लिए तैयार भी रहता है, ये तो वाकई बहुत बड़ी बात है। वू शियुमेई के दिल में उसके लिए और भी अपनापन बढ़ गया। वो मन ही मन सोचने लगी, अगर सच में ये दोनों बच्चे कभी साथ हो गए तो शियानचेन के स्वभाव से तो मेरी बेटी को जरूर ही खुश रखेगा। इसीलिए पीछे किचन में वान झिक्सिन से उसने कह भी दिया था, अगर ये दोनों बच्चों के दिल में वाकई कुछ है तो हम पूरी कोशिश करेंगे इन्हें मिलाने की। पहले तो वो चाहती थी कि सब अपने आप हो जाए, मगर अब उसका दिल शियानचेन की तरफ झुक चुका था। वो मुस्कुराई, सूप का कटोरा मेज पर रखा और सबको खाने के लिए बुला लिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। खाना खाते वक्त जब वू शियुमेई ने शियानचेन की बनाई हुई डिश चखी तो वो रोक न पाए और अंगूठा दिखाकर बोली, तुम्हारी कुकिंग तो तुम्हारे अंकल वान से भी अच्छी है। वान झिक्सिन पहले तो यकीन नहीं कर पाया, लेकिन जैसे ही उसने भी एक बाइट खाए उसका चेहरा भी बदल गया। सच कहूं तो कमाल है, उसने मानते हुए कहा और फिर शियानचेन की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारा हाथ तो बहुत अच्छा है, पहले भी खूब प्रैक्टिस की होगी ना? शियानचेन हल्का सा मुस्कुराया और बस इतना बोला, थोड़ा बहुत किया है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। खाने के बाद सबने बर्तन धोए, दुकान बंद की और घर लौटने की तैयारी की। चूंकि वू शियुमेई और बाकी लोग साइकिल से थे, शियानचेन ने उन्हें देखकर कहा, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वू शियुमेई ने सिर हिलाया, देर हो रही है, तुम जाओ आराम करो। मगर शियानचेन ने जिद की तो उन्होंने और कुछ नहीं कहा और मान गए। युवान शियानचेन की मोटरसाइकिल पर पीछे बैठ गई और वू शियुमेई व झिक्सिन अपनी साइकिलों पर चल दिए। मोटरसाइकिल साइकिल से तेज होती है, इसलिए शियानचेन और युवान पहले ही घर पहुंच गए। थोड़ी देर बाद वू शियुमेई और बाकी भी लौट आए। उन्हें देखते ही शियानचेन तुरंत खड़ा हुआ, तो मैं अब चलता हूँ। वो जाते देख युवान भी खड़ी हुई और बोली, मैं तुम्हें नीचे तक छोड़ देती हूँ। वू शियुमेई ने हल्की नजरों से उसे देखा, फिर हाथ उठाकर रोक दिया और मुस्कुराई, तुम जाओ, नहा लो और आराम करो। मुझे वैसे भी याद नहीं कि मेरी साइकिल लॉक की या नहीं, मैं नीचे जाकर देख लेती हूँ और इन्हें भी साथ छोड़ देती हूँ। इतना कहकर उसने शियानचेन की तरफ देखा, चलो बेटा, मैं तुम्हें नीचे तक छोड़ देती हूँ। शियानचेन ने युवान की ओर देखा, हल्का सा मुस्कुराकर अलविदा कहा और फिर वू शियुमेई के साथ बाहर निकल गया। सीढ़ियां उतरते हुए शियानचेन ने धीमी आवाज में वू शियुमेई से पूछा, आंटी शियू, क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? आंटी शियू, क्या आपको मुझसे कुछ कहना है? हो शियानचेन ने धीमी आवाज में पूछा। वू शियुमेई ने उसकी तरफ साइड में देखा और हल्का सा हंस पड़ी, तुम्हें कैसे पता कि मुझे तुमसे कुछ कहना है? हो शियानचेन कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप उसे देखता रहा। वू शियुमेई ने भी ज्यादा घुमाने की कोशिश नहीं की, सीधा बोली, क्या तुम मेरे युवान को पसंद करते हो? सवाल की तरह कहा था, पर आवाज का अंदाज ऐसा था जैसे उसे यकीन हो। पहले तो उसे सच में लगता था कि हो शियानचेन सिर्फ उनका एहसान चुकाने आया है, मगर वो कोई बेवकूफ नहीं थी,
इतने समय में साफ देख चुकी थी कि बात इतनी सीधी नहीं है। हुओ शानचेन का चेहरा गंभीर हो गया। उसने गहरी सांस लेकर सिर झुकाकर कहा, मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। हाँ, मुझे सच में युआन युआन पसंद है। वो तो उसे बहुत छोटी उम्र से ही चाहने लगा था। जब उस पतली दुबली सी लड़की ने सामने खड़े होकर उसके लिए चोटें झेली थी, उसी दिन उसके दिल में जगह बना ली थी। इस बार लौटकर आने का मकसद भी उसके लिए बहुत साफ था। वू शिवमेई ने हल्का सा सिर हिलाया, हमने देख लिया है। थोड़ा रुककर वो आगे बोली, तुम्हें भी पता होगा, मैं और लाओ वान तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। हुओ शानचेन हल्के से मुस्कुराया और सिर हिलाया। वो बेवकूफ नहीं था, उसे ये बात साफ समझ आती थी। लेकिन वू शिवमेई ने नरमी से कहा, युआन युआन अभी ग्रेजुएट भी नहीं हुई है। ये उसके लिए सबसे अहम वक्त है। हम उसके घर वाले हैं, हमारा फर्ज है कि उसे उसके सपनों की यूनिवर्सिटी तक पहुंचने में मदद करें। बात का मतलब साफ था, वो दोनों के रिश्ते से इनकार नहीं कर रहे, बस इस वक्त पर आए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हुओ शानचेन ने ये सुनकर चेहरे पर एक चमक सी महसूस की। धन्यवाद आंटी शियू, उसने सच्चे दिल से कहा। वू शिवमेई ने हाथ हिलाकर कहा, अभी शुक्रिया मत कहो। और एक बात साफ है, युआन युआन की तरफ से तुम्हारे लिए वैसे जज्बात मैंने अभी तक नहीं देखे। आगे क्या होगा, ये कहना मुश्किल है। हुओ शानचेन ने परवाह नहीं की। उसे एहसास था कि हाल ही में युआन युआन का रवैया उसके प्रति बदल रहा है। वो ये बारीक बातें महसूस कर सकता था। और वैसे भी युआन युआन के आसपास कोई और लड़का नहीं था। यही उसकी सबसे बड़ी उम्मीद थी। बस इस वक्त वो खुद युआन युआन की पढ़ाई का ख्याल रखकर चुप था। लेकिन जब सही वक्त आएगा तो वो अपने दिल की बात जरूर कहेगा। वू शिवमेई ने उसकी आंखों में वो समझ देख ली, इसलिए और कुछ नहीं बोली, बस धीरे से कहा, मैं तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं दूंगी। लेकिन एक बात याद रखना, युआन युआन की पढ़ाई पर असर नहीं होना चाहिए। बाकी तुम दोनों जैसा ठीक समझो। फिर हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, अब देर हो गई है, तुम घर जाओ। कल तुम्हें भी काम पर जाना है। हुओ शानचेन ने सिर झुकाकर अलविदा कहा और मोटरसाइकिल पर बैठकर अंधेरे में गायब हो गया। वू शिवमेई कुछ पल उसे जाते देखती रही, फिर मुड़कर सीढ़ियां चढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही ऊपर बढ़ी, उसने देखा कि थोड़ी दूरी पर एक परछाई खड़ी है। ध्यान से देखने पर पता चला, ये तो नीचे वाली चुइपिंग की माँ थी। लगता था वो काफी देर से यही खड़ी थी। जैसे ही वू शिवमेई ने उसे देख लिया, वो छाया से बाहर आए और मुस्कुराकर बोली, शिवमेई, क्या कर रही हो? वू शिवमेई ने उसे ठंडी नजर से देखा और सीधा कहा, सब सुन लिया न तुमने? कुइपिंग की माँ पहले तो अनजान बनने वाली थी, लेकिन वू शिवमेई के चेहरे का भाव देखो हल्की हंसी के साथ बोली, थोड़ा बहुत सुना है। वू शिवमेई ने साफ साफ कहा, बिना किसी बनावट के। सुना है तो चुप रहना। तुम भी जानती हो कि मैंने मीजू को क्यों मारा। उसे अच्छी तरह पता था कि ऐसी औरतें बातों को तोड़ मरोड़ कर उड़ा देती हैं। अगर वो इस बात को छुपाने की कोशिश करती तो सुबह तक पूरा परिवार इस बात को ताने की तरह जपता और सबसे ज्यादा चोट जियांग युवान को पहुंचती। वू शिवमेई की सीधी धमकी सुनकर कुइपिंग की मां गला खखारते हुए बोली, नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तुम जानती हो, मैं दूसरों की बुराई फैलाने वालों में से नहीं हूँ। वू शिवमेई ने हल्की सी मुस्कान, जो ज्यादा तिरस्कार थी, दी और बिना कुछ बोले ऊपर चली गई। कुइपिंग की मां ने उसकी पीठ देखते हुए धीरे से गाली दी। तभी वू शिवमेई ने अचानक पलटकर देखा और उसकी हरकत पकड़ ली। उसका चेहरा एकदम सख्त हो गया और कुइपिंग की मां के चेहरे पर झेप साफ दिखने लगी। वो तुरंत हंसकर बोली, अरे नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। ये बात सिर्फ मुझे ही पता है। अगर मैं बाहर बोल दूं तो तुम्हें पता नहीं चल जाएगा। वू शिवमेई ने उसे नजरअंदाज किया। अगर अब और उलझती तो औरत जिद में आकर बाहर जाकर बातें बना देती। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि जियांग युवान अपने कमरे में लौट चुकी थी। वो धीरे से उसका दरवाजा धकेलकर अंदर आई। सौभाग्य से युवान स्पेस में नहीं गई थी। वो बिस्तर के पास वाले स्टूल पर बैठकर कपड़े तह कर रही थी। वू शिवमेई को देखते ही उसने मुस्कुराकर सिर उठाया। माँ, कुछ काम था? वू शिवमेई ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और नरमी से बोली, कुछ नहीं, बस यही कहने आई थी कि रात को देर मत करना, जल्दी सो जाना। युवान ने भी सिर हिलाया। ठीक है, मुझे पता है, आप भी जल्दी आराम करिए। जैसे ही वू शिवमेई दरवाजा बंद करके निकलने वाली थी, उसकी नज़र अचानक मेज पर रखी हरे पत्थर की सील पर पड़ी। उसने हैरानी से उसे उठाया और पूछा, ये क्या है? पहले कभी नहीं देखा तुम्हारे पास।
उलट पलट कर देखा तो पीछे जियांग युवान का नाम खुदा था। वो तुरंत बोली, ये सील है, कहाँ से मिली? युवान ने बिना छुपाए जवाब दिया, हो यू ने दी थी, जन्मदिन का गिफ्ट। वो शिवमयी ने ठंडे जैड को हाथ में घुमाते हुए माथे पर बल डाले। ये जैड है, काफी कीमती लग रहा है। युवान ने सिर हिलाया, शायद जेडाइट है। भले ही वो शिवमयी को रत्नों का ज्यादा ज्ञान न था, लेकिन इतना तो जानती थी कि जेडाइट बहुत महंगा होता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि हुआ शेनचैन इतनी कीमती चीज यूं ही युवान को देगा। वो गहरी सांस लेकर बोली, ये सस्ता सामान नहीं है, हम ऐसे ही दूसरों से इतने महंगे तोहफे नहीं ले सकते। युवान ने भी हामी भरी, मुझे पता है, मैं भी सोच रही हूँ कि मौका मिलने पर उसे उतने ही कीमती गिफ्ट से जवाब दूं। ये सुनकर वो शिवमयी का चेहरा नर्म पड़ गया। ठीक सोच रही हो, यही सही रहेगा। थोड़ी देर रुककर वो शिवमयी ने फिर कहा, मुझे तो बच्चे का जन्मदिन भी नहीं पता, लेकिन जब उसका जन्मदिन आए तो हम भी उसे कोई तोहफा दे, कैसा रहेगा? जियांग युवान को भी हुओ शियानचैन के जन्मदिन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसने सोचा और फिर वो शिवमयी से बोली, मैं उससे पूछ लूंगी जब मौका मिलेगा। फिर अचानक उसे कुछ याद आया। उसने वो शिवमयी की तरफ देखा और बोली, वो तो अभी सीयू सिटी यूनिवर्सिटी में इंटर्न है ना, तो ऐसा करो, जब वो पक्का इंटर्न बन जाए उस दिन हम एक छोटी सी दावत रख लेते हैं, उसे स्पेशल फील कराएंगे, ठीक है ना? जियांग युवान की इस बात पर वो शिवमयी का चेहरा खिल उठा। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। वो शिवमयी के जाने के बाद जियांग युवान लंबे समय तक मेज पर रखे जेड वाले चिन्ह को देखती रही। उसकी नजरें उसी पर अटकी थीं, जैसे किसी और ख्याल में खो गई हो। योजक चिन्ह। रेस्टोरेंट की ओपनिंग का दिन भी आ पहुंचा। सुबह सुबह ही जियांग युवान और बाकी सब उठकर तैयार हो गए। जल्दी जल्दी नाश्ता करके सब रेस्टोरेंट पहुंच गए। तैयारियां पहले ही पूरी हो चुकी थीं, अब बस दरवाजे खोलने का इंतजार था। जब वो पहुंचे तो मौसी और दादी भी आ गईं। अंदर हो शियानचैन और बूढ़े झांक पहले से मौजूद थे। थोड़ी ही देर में काम पर रखे 2 वेटर भी भागते भागते पहुंच गए। असल में उनसे इतना जल्दी आने को नहीं कहा गया था, लेकिन दोनों ने खुद ही समझा कि आज ओपनिंग है तो उन्हें पहले आना चाहिए। इसके पहले ही उन्होंने अलग अलग कॉलोनियों, दफ्तरों और मॉल्स में पर्चे बांट दिए थे ताकि सबको दुकान का पता चल जाए। और आज तो वैसे भी नेशनल डे था, सड़कें लोगों से भरी हुई थी। ऊपर से रेस्टोरेंट के बाहर शेर नृत्य, लायन डांस की टीम भी बुलाई गई थी। तो फिर चाहे अभी खाने का टाइम न भी हो, लोग भीड़ लगाकर तमाशा देखने पहुंच गए। आखिर इंसान वहीं खींचते हैं जहां भीड़ हो, और यहाँ तो रौनक ही रौनक थी। जियांग युवान खुद दरवाजे पर खड़ी होकर लोगों को समझा रही थी, आज ओपनिंग है तो बड़ी ऑफर है। अगर आपके घर में किसी का जन्मदिन अक्टूबर में है तो आप यहाँ मुफ्त में खा सकते हैं, और उनके साथ 10 लोग और भी आ सकते हैं। अगर आपके घर में किसी का बर्थडे अक्टूबर में आता है तो सीधा 50% डिस्काउंट, और अगर ऐसा भी नहीं है तब भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। इतना ही नहीं, अगर आपका बिल 500 से ऊपर हुआ तो एक गिलास ताज़ा पीच या तरबूज का जूस बिल्कुल फ्री। रेस्टोरेंट की कीमतें वैसे भी ज्यादा नहीं थीं। युवान की इन बातों को सुनकर दादी और वो शिवमयी हैरान रह गईं। बेटी, दुकान खोलने का मकसद तो पैसा कमाना होता है, लेकिन तुम तो उल्टा दे ही रही हो, ये सब क्या मतलब हुआ? जियांग युवान की मौसी, जो खुद बिजनेस चला चुकी थी, हल्की सी हंसी और बोली, देखो, अगर शुरू में थोड़ा छोड़ोगे नहीं तो बाद में मिलेगा कैसे? पहले दिन मुनाफा मत सोचो, पहले दिन रौनक और नाम सोचो। जब सबको इस जगह के बारे में पता चल जाएगा तब पैसे खुद ब खुद आएंगे। मौसी की ये बात सुनकर दादी और वो शिवमयी की समझ में आ गया और दोनों चुप हो गईं। योजक चिन्ह। आखिरकार वो घड़ी आ गई जिसका सबको इंतजार था। वॉन झिक्सिन ने रेस्टोरेंट के साइन बोर्ड के नीचे लटके पटाखे जलाए। धड़ाम 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 की आवाज गूंज उठी। उसके साथ शेर नृत्य की ताल और भीड़ की तालियां। पूरा माहौल खुशी और जोश से भर गया। कुछ लोग मुस्कुराते हुए ग्राहकों का स्वागत कर रहे थे और अंदर जा रहे थे। आते जाते मेहमानों को देखकर वो शिवमयी के होंठों पर मुस्कान थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। पीछे किचन में सिर्फ वान झिक्सिन और लाओ झांग थे, इसलिए वो दोनों बहुत ज्यादा व्यस्त थे। वो शिवमयी और आंटी भी जल्दी जल्दी किचन में मदद करने पहुंच गईं। कल रात जियांग युवान ने स्पेस से निकाली हुई सब्जियां किचन में भेज दी थीं और सुबह सुबह सब्जियां धोकर तैयार कर दी गई थीं।
चूल्हे पर बड़े हड्डियों का सूप उबल रहा था, जिसकी खुशबू पूरे रेस्टोरेंट में फैल रही थी। सामने हॉल में जियांग युवान, हुशियानचेन और 2 वेटर थे, और किचन में वान झिक्सिन और बाकी लोग। दादी बर्तन धोने में मदद कर रही थी। कुछ देर के लिए सब कुछ बहुत व्यवस्थित लग रहा था। काफी देर व्यस्त रहने के बाद सबको जरा सांस लेने का मौका मिला। जियांग युवान ने लाओ झांग से कहा कि सबके लिए पहले नूडल्स बना दो, ताकि सब थोड़ा पेट भर लें। बड़े हड्डियों के सूप से बने नूडल्स का स्वाद तो लाजवाब ही था। सबने जल्दी जल्दी कुछ और खाए ही थे कि दूसरी खेप के ग्राहक फिर से आने लगे और सब दोबारा काम में जुट गए। इसी बीच अचानक दरवाजे से जोर की आवाज आई। जियांग युवान किचन में डिश पास कर रही थी। बाहर शोर सुनते ही उसके मन में घबराहट हुई कि कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए। वो तुरंत बाहर भागी। हुशियानचेन भी सीढ़ियों से नीचे उतर आया। दरवाजे पर कुछ सजे धजे लेकिन बदमाश टाइप के नौजवान खड़े थे, और साफ लग रहा था कि उनका इरादा ठीक नहीं है। जो ग्राहक अंदर घुसने ही वाला था, उसने ये मंजर देखा और डरकर तुरंत पलट गया। अंदर बैठे ग्राहक भी माहौल देखकर उठ खड़े हुए और बाहर भागने लगे। ये देखकर जियांग युवान ने ऊंची आवाज में डांटा, जो भी पैसे दिए बिना भागेगा, उसे पकड़कर सीधे पुलिस स्टेशन भेज दूंगी। जो ग्राहक भागने ही वाला था, उसने दरवाजे पर खड़े बदमाशों को देखा, गला सूख गया, लेकिन डरते डरते पैसे छोड़कर तुरंत भाग निकला, मानो देर हुई तो मुसीबत आ जाएगी। कुछ ही देर में पूरा रेस्टोरेंट लगभग खाली हो गया। बस कुछ लोग कोने में बैठकर तमाशा देखने लगे। पीछे किचन में वू शिमे और बाकी लोग भी शोर सुनकर बर्तन कढ़ाई हाथ में लिए बाहर दौड़ पड़े। 1 दर्जन से भी ज्यादा गुंडों को धमकाते हुए आते देख उन्होंने जल्दी से जियांग युवान और बाकी लोगों को अपने पीछे कर लिया। वान झिक्सिन एक कदम आगे बढ़ा, चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाते हुए बोला, भाइयों, आज हमारी दुकान का पहला दिन है। अगर किसी तरह की कमी रह गई हो तो माफ कर देना। गुंडों के लीडर ने जमीन पर थूकते हुए आंखें तरेर कर कहा, कौन भाई, बकवास मत कर, यहाँ नातेदारी जमाने की कोशिश मत कर। वो धड़ाम से लंबी बेंच पर बैठ गया, पैर में इस पर पटक दिए और आंखें सिकोड़कर बोला, यहाँ का फैसला तू करता है। वान झिक्सिन ने डरते डरते सिर हिलाया, ताकि जियांग युवान और हुशियानचेन को परेशानी न हो। हाँ, जियांग युवान ने चिंता से हुशियानचेन की ओर देखा। तभी वो बदमाश टेबल पर जोर से हाथ मारकर चिल्लाया, दुकान खोलने से पहले पूछताछ नहीं की। ये इलाका किसका है, ये पता नहीं। बिना हमारी इजाजत दुकान चला रहे हो। आंखें कहाँ है तुम्हारी? हमारे इलाके में हो तो हमारी हिफाजत लेनी पड़ेगी, समझे? सुरक्षा शुल्क देना पड़ेगा। उसकी आंखों में डराने वाली चमक थी। लीडिंग जवान आदमी ने सबकी ओर गुस्से से देखा। जैसे ही हुशियानचेन आगे बढ़ने ही वाला था, उसने देखा कि जियांग युवान ने उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया। हुशियानचेन की हैरान निगाहों के सामने जियांग युवान सीधे उस जवान के सामने आ गई। उसने उसके पास रखा बेंच उठाया और उसके पैरों पर जोर से पटक दिया। जवान आदमी को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही उसने कहा, मैं मार सकती हूँ, जियांग युवान तुरंत हमला कर देगी। उसे तैयार होने का मौका भी नहीं मिला। वो घबरा कर पैरों को पीछे खींचने ही वाला था, लेकिन उसकी मूवमेंट थोड़ी ज्यादा हो गई और वह सीधे जमीन पर गिर गया। ये देख कई जवान उसके पीछे भागे और अपने बॉस को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। बॉस, आप ठीक हैं? उन्होंने एक साथ पूछा। लीडिंग जवान आदमी, जो अभी तक अपने छोटे भाइयों के सामने शर्मिंदा हो चुका था, का चेहरा अचानक काला पड़ गया। उसने जियांग युवान की ओर उंगली उठाए और जोर से चिल्लाया, तुम मुझे मारने की हिम्मत करती हो? छोटे भाई भी जल्दी से इधर उधर हो गए और जियांग युवान को घेरे में ले लिया। ये देखकर वान झिक्सिन तुरंत आगे बढ़ा ताकि उन्हें रोका जा सके, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, जियांग युवान आगे बढ़ी, अपने हाथों से बॉस को कॉलर पकड़ लिया, उसे उठा लिया और बाहर चली गई। जो जवान आदमी पहले इतना जबरदस्त था, वो जियांग युवान के हाथों में जैसे एक छोटी मुर्गी बन गया था। जियांग युवान ने उसे बाहर फेंक दिया और भीड़ की निगाहों के सामने उसे मैदान से बाहर निकाल दिया। ये देख छोटे भाई फिर से इकट्ठा हो गए। बॉस, आप ठीक हैं? बॉस, कैसा है? सबकी बातें सुनकर लीडिंग जवान आदमी और भी गुस्से में आ गया। उसने हाथ बढ़ाया और भीड़ को इशारा करते हुए गुस्से से कहा, देख रहे हो, जल्दी जाकर उस लड़की को पकड़ो। वान झिक्सिन और वू श्यामेल, जो अभी तक शॉक में थे, अब हिले और जल्दी से जियांग युवान को रोकने के लिए आगे बढ़े। क्या तुम्हें पता है हमारा बॉस कौन है? अगर आज तुमने ऐसा किया तो सावधान रहो, तुम्हारे रेस्टोरेंट का नाम तक हो सकता है। एक जवान ने जोर से धमकाया।
जियांग यून्युआन ने तंज भरे स्वर में कहा, आपका बॉस इतना ताकतवर है, क्या आप कानून से जीत सकते हैं? जैसे ही उसने ये कहा, बॉस ने हल्के से हंसते हुए कहा, डर नहीं है, बता दूं कि अगर सेक्रेटरी वो भी सामने हो तब भी हमारे बॉस को सम्मान देना पड़ेगा। जियांग यून्युआन की मुस्कान और भी कड़वी हो गई। उसने ताने मारे, तो आपका बॉस सेक्रेटरी वू से बहुत करीबी है। सेक्रेटरी वो आपके पीछे मदद कर रहे हैं। लीडिंग जवान आदमी सिर हिलाने ही वाला था कि सीधे मान ले, लेकिन उसने चारों ओर नजर दौड़ाए और याद आया कि ये बात खुलकर नहीं कहनी चाहिए। उसने जल्दी से मना किया, मैंने ऐसा नहीं कहा। हाँ, ये सब तुम्हारा अंदाजा है। तो मैं सेक्रेटरी वू के ऑफिस जाऊंगी और पूछूंगी कि क्या आपकी ये हरकतें उनके अनुमोदन से थीं। जियांग यून्युआन ने उन्हें आसानी से जाने नहीं दिया, वह अब भी बेदर्द थी। लीडिंग जवान आदमी का चेहरा साफ दिख रहा था कि वह थोड़ा घबरा गया। सेक्रेटरी वो और उनके बॉस का रिश्ता ऐसा था जिसे केवल समझा जा सकता है, शब्दों में नहीं। अगर मदद चाहिए भी तो सेक्रेटरी वो कुछ नहीं कर सकते। तुम यहाँ दखल कर रही हो और यह पता नहीं कर रही कि हम कहाँ हैं। अगर समय आया तो तुम्हारी वजह से सेक्रेटरी वो भी फंस सकते हैं। सचिव वो का नाम तुम्हारे कारण फंस सकता है। जिंग युआनयुंग ने धमकी दी। कौन नहीं डराने के लिए कुछ न कुछ बोलता है। जैसे वे उसे डराने आए थे वैसे ही अब वह उन्हें डराएगी। जैसा कि उसने कहा, सामने वाले लोग झिझकते हुए नजर आए। उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि यह कोई आम धमकी नहीं है। उनके मन में भी ख्याल आया, क्या इस रेस्टोरेंट के पीछे सच में कोई है? अगर नहीं होता तो वे इतने शांत कैसे रहते? लीडिंग लड़के ने जिंग युआनयुंग को घूर कर देखा, जैसे जानना चाहता हो कि वह सच में डराने की कोशिश कर रही है या नहीं। लेकिन जिंग युआनयुंग के चेहरे पर केवल ठंडा और व्यंग्यपूर्ण भाव था और उससे आगे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। ये देखकर लीडिंग लड़के ने और उकसाने की हिम्मत नहीं की। उसने अपने साथियों से कहा, चलो। तभी एक छोटा पीले बाल वाला लड़का आगे आया और पूछा, बॉस, हम अब भी उनका प्रोटेक्शन फीस क्यों नहीं लेते? लीडिंग लड़के ने उसे सिर पर थप्पड़ मारा और जोर से चिल्लाया, क्या तेरे सिर में कुछ है? क्या नहीं देख रहा अभी क्या चल रहा है? अब उन्हें तुरंत अपने बॉस को रिपोर्ट करनी थी और देखना था कि क्या सच में इस रेस्टोरेंट के पीछे कोई बड़ा आदमी है। अगर कोई है तो वे भविष्य में कभी नहीं आएंगे, और अगर यह छोटी लड़की सच में उन्हें डराने में सक्षम है। हुम्फ। ये सोचकर लीडिंग लड़के ने जिंग युआनयुंग की ओर एक बार और देखा। उसके चेहरे पर गंभीरता की झलक थी। आज न तो उसने पैसा कमाया, नहीं अपनी इज्जत बचाई। अगर उसे पता चला कि यह सब झूठ था तो वह कभी उसे परेशान करने की सजा भूलेगा नहीं। चलो, उसने हाथ हिलाकर अपने लोगों को कहा। जैसे ही वे लोग चले गए, वू ज़ीमे ने राहत की लंबी सांस ली। आखिरकार चले गए। वो जिंग युआनयुंग के सामने आया और बार बार पूछा, युआनयुंग, तुम ठीक हो ना? जिंग युआनयुंग ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, मैं ठीक हूँ। कम से कम उन्हें डराकर भगा दिया, वरना मैं नहीं जानता क्या हो जाता। वू ज़ीमे खुशी से बोला। लेकिन वैन जिक्सन इतना निडर नहीं था। उसके चेहरे पर चिंता झलक रही थी। आज भले ही हम उन्हें भगा पाए, लेकिन उन्हें नाराज कर दिया। अब आगे क्या होगा? अगर वे बार बार परेशान करने आए, हम दुकान खोलकर कैसे काम करेंगे? बंद नहीं कर सकते। जिंग युआनयुंग मुस्कुराए और कहा, चिंता मत करो, वे निश्चित रूप से सामने नहीं आएंगे जब तक कि उन्हें हमारी ताकत का पता नहीं चलता। हालांकि वे कहीं से भी यह नहीं पता लगा पाए कि उनके पीछे कौन है, लेकिन जिंग युआनयुंग की बातें उनके मन में एक डर पैदा कर गई थी। आखिरकार, अगर सच में उनके पीछे कोई बड़ा आदमी है तो उसे नाराज करना ठीक नहीं। इसलिए उन्होंने भविष्य में किसी भी झगड़े से बचने के लिए यह मामला यूं ही छोड़ दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और अब आगे संभावना बहुत है कि वे कभी प्रोटेक्शन फीस लेने नहीं आएंगे, क्योंकि डर उनके दिल में बैठ गया है। जिंग युआनयुंग की बात सुनकर सबने सहमति में सिर हिलाया। हालांकि वैन जिक्सन अभी भी थोड़ा चिंतित था, पर उसे भी एहसास था कि जिंग युआनयुंग सही कह रही है। जो लोग अभी अभी खाना खाकर गए थे वो भागे नहीं। वो बस बाहर इकट्ठा हो गए थोड़ी हलचल देखने के लिए, और जब देखा कि शोर करने वाले लोग चले गए तो फिर से अपने खाने की टेबल पर लौट गए। कुछ ही देर में दुकान फिर से लोगों से भर गई। आज इतनी बड़ी छूट थी कि कुछ लोग जो हमेशा फायदे की तलाश में रहते हैं, उन्होंने मौका उठाने की सोची। कई लोगों की असली जन्मतिथि अक्टूबर 1 नहीं थी, फिर भी वो जोर दे रहे थे कि उनका जन्मदिन अक्टूबर में है ताकि छूट का फायदा उठा सकें। लेकिन जियांग युआनयुआन ने साफ कह दिया कि बिना पहचान पत्र के कोई भी छूट नहीं मिल सकती।
कुछ लोग जब ये सुनते कि उन्हें फायदा नहीं मिलेगा तो बड़ा हंगामा करना चाहते थे, लेकिन जियांग युआन उन्हें सफल नहीं होने देती। इस बीच ची लाओ भी दोपहर में शो देखने आए और एक टोकरी फूल लेकर आए। जियांग युआन तुरंत मुस्कुराए और बोली, ओ जी, हम बहुत खुश हैं कि आप हमारे समर्थन में आए, आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। ची लाओ ने हाथ हिलाकर साधारण सा जवाब दिया और बस पूछा, क्या खास व्यंजन है? जियांग युआन जल्दी से अंदर चली गई और ची लाओ के लिए कुछ स्पेशल डिश ऑर्डर कर दी। जब ची लाओ ने खाना खाया तो वह तारीफ करते नहीं थक रहे थे। बोले, खाना बहुत स्वादिष्ट है, मैं रोज यहाँ आऊंगा। जियांग युआन ने जोर से पूछा, आप हमारे कम्युनिटी के पास गेस्ट हाउस में रहते हैं, यहाँ आना आसान नहीं होगा। इससे पहले कि ची लाओ कुछ कहते, हु शियानचन ने पास से कहा, ची लाओ अब पीपुल्स हॉस्पिटल में सलाह देने की तैयारी कर रहे हैं और कुछ दिन हॉस्पिटल के फैमिली डॉम में रहेंगे। जियांग युआन का चेहरा ठंडा पड़ गया, कब हुआ ये? ची लाओ मुस्कुराते हुए बोले, 2 दिन के बाद मैं आपको बताऊंगा, जब सब सेट हो जाएगा। जियांग युआन हैरान भी थी लेकिन खुश भी, अब से आपका खाना यहीं आएगा। अगर आने में दिक्कत हो हम भेज देंगे, वैसे भी रास्ता पास ही है। पीपुल्स हॉस्पिटल और रेस्टोरेंट के बीच सिर्फ एक ही सड़क है। ची लाओ ने भी मुस्कुराते हुए सहमति जताई। खाना खाने के बाद ची लाओ जल्दी जाने का इरादा नहीं रखते थे। जब उन्होंने देखा कि वू शियुमे और बाकी लोग बैक किचन में मदद कर रहे हैं तो उन्होंने भी अंदर जाने की इच्छा जताई, लेकिन अंदर जाते ही वो वापस बाहर नहीं आए। जियांग युआन ने ध्यान नहीं दिया। जब वो फिर से डिश सर्व करने गई तो देखा कि ची लाओ ने अपने बाजू के आस्तीन ऊपर कर रखी थी और उसकी दादी के साथ बर्तन धो रहे थे। दोनों हंसते और बातें करते हुए लगे थे, जिससे जियांग युआन थोड़ा हैरान हो गई। जैसे ही वो आगे बढ़ने वाली थी उसकी चाची ने उसे पकड़ लिया और शरारती अंदाज में पूछा, युआन, वो बूढ़ा आदमी कौन है? मुझे लगता है उसे तुम्हारी दादी में रुचि है। चाची, आप ज्यादा सोच रही हैं क्या? जियांग युआन की मुस्कान खींच गई। उसकी नज़र में ची लाओ और दादी बिल्कुल अलग दुनिया के लोग थे और उनके बीच कोई बातचीत का साधन भी नहीं था। लेकिन उसकी चाची की नज़रें झूठ नहीं बोलती। जब आपकी दादी जवान थी तो वो भी खूब सुंदर थी। अब करीब 60 साल की हो गई हैं, फिर भी कमाल हैं। चाची ने कहा, असल में दादी करीब 60 साल की थी लेकिन उनका चेहरा बूढ़ा नहीं दिखता था। बालों में बस कुछ ही सफ़ेद थे, बाल ऊपर की ओर कंघी किए और पीछे बुन कर रखे थे। एक साधारण चेक की शर्ट, चौड़े काले पैंट और काले जूते साधारण होने के बावजूद बहुत आरामदायक लग रहे थे। चेहरे पर अब भी घाव थे लेकिन उनकी शांति और नरमी छुपी नहीं थी। असल में शुरू में जियांग युआन को अपनी चाची की बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी देर देखने के बाद उसे लगा कि शायद मिस्टर ची अपनी दादी की थोड़ी परवाह तो करते हैं। ये बुजुर्ग पहले क्या करते थे? तुमने उन्हें पहले क्यों नहीं देखा? क्या तुम्हारा उनके साथ कोई जान पहचान है? चाची ने एक के बाद एक सवाल पूछे। ऐसा लग रहा था कि मिस्टर ची ने अपनी दादी के प्रति अपनी भावनाएं जाहिर कर दी हैं और दोनों अब करीब आने वाले हैं। वो क्योटो के एक डॉक्टर हैं। हाल ही में वो पीपल्स हॉस्पिटल में हैं। इससे पहले उन्होंने मेरे पापा की बीमारी देखी थी, जियांग युआन ने धीरे से कहा। जैसे ही ये शब्द चाची की कानों में पड़े उनका उत्साह थोड़ा ठंडा पड़ गया। क्योटो से? यहाँ कब से हैं? चाची ने पूछा। जियांग युआन ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोली, 1.5 साल से। इस बात को सुनकर चाची का मूड और भी नीचे चला गया। सच कहूं तो दादी की उम्र में प्यार जैसी चीजें अब मायने नहीं रखती। चाची बस चाहती थी कि दादी के पास कोई ऐसा साथी हो जो हमेशा उनके साथ रहे। लेकिन बुजुर्ग केवल 1 साल या उससे थोड़ा ज्यादा समय से यहाँ है, इसलिए ये विचार व्यर्थ ही लगता है। इसलिए चाची ने तुरंत ही दोनों को जोड़ने का ख्याल छोड़ दिया। जियांग युआन ने चाची के निराश चेहरे को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आप दादी के लिए किसी को ढूंढना चाहती हैं? और दादी ने इससे सहमति दी है। चाची ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, अभी भी वो जवान हैं। अगर उन्हें कोई साथी नहीं मिला तो क्या तुम्हें लगता है कि वो अकेले ही जीवन बिताएंगी? जियांग युआन ने सिर शेक किया। जांग सुहे थोड़े अजीब हैं, उन्हें उन लोगों के साथ खाना पसंद नहीं जो उन्हें अच्छे से नहीं जानते। हु शियानचन ने पूरी निष्ठा के साथ कहा। जियांग युआन ने भौहें चढ़ाईं। उसके मन में थोड़ी हैरानी हुई। आखिरकार पिछली बार जब उसने जांग सुई से मुलाकात की थी वह बहुत ही खुला और हंसमुख इंसान लग रहा था। तो ये कैसे हो सकता है कि उसे दूसरों के साथ खाना खाने में डर लगे?
लेकिन जब उसने हु शियानचेन की गंभीर और भरोसेमंद बातें सुनी तो उसने और कुछ नहीं कहा। तुम इंतजार करना, मैं तोहफा वापस ले आऊंगी। क्या तुम उसे वहां पहुंचा सकते हो? हु शियानचेन ने सिर हिलाया, हाँ का संकेत देते हुए। कुछ ही देर में दिन भर की व्यस्तता खत्म हो गई। रात के 9 बजे तक जब दुकान बंद हुई तो हर कोई इतना थक चुका था कि सीधा खड़ा होना मुश्किल था। दुकान की सफाई हो जाने के बाद लाओ झांग और 2 वेटर्स घर जाने के लिए तैयार हो गए। उन्हें जाते देख जियांग युआन ने जल्दी से उन्हें रोका, फिर अपनी जेब से लाल कागज में लिपटी 3 लाल लिफाफे निकाले। तीनों ने उसे इस तरह देखते ही थोड़ी हैरानी भरी नजरों से देखा। पहले तो किसी ने भी हाथ नहीं बढ़ाया। जियांग युआन ने हल्की हंसी के साथ कहा, आज दिन भर आप लोग बहुत मेहनत कर रहे थे, इसके लिए धन्यवाद। आप जानते ही हैं कि आज हमारी दुकान के पहले दिन का घाटा भी था। ये हमारी छोटी सी भेंट है, इसे कम मत समझना। जियांग युआन की बात सुनकर तीनों ने तुरंत सिर हिलाया और कहा, हम इसे कम नहीं समझते। अब स्थिति ऐसी थी कि ये लिफाफे लेना उनका ही फर्ज बन गया, इसलिए तीनों ने बिना किसी बहाने के लाल लिफाफे स्वीकार कर लिए। आगे भी दुकान में हम आप लोगों की मदद पर भरोसा करेंगे। जियांग युआन हंसते हुए बोली। जियांग युआन की बात सुनकर तीनों ने जल्दी से सिर हिलाया और वादा किया कि वे भविष्य में भी पूरी मेहनत करेंगे। वे चले गए तो वू शिमेई ने जोर से कहा, आज मैं तो घाटे में थी और तुमने अभी 30 युआन बांट दिए। ये हफ्ता तो बेकार हो गया। इतना कहते हुए उसने हु शियानचेन की ओर देखा, जैसे उसकी सहमति चाहती हो। अंत में जियांग युआन ने उन्हें शुरू में बताया था कि ये रेस्टोरेंट हु शियानचेन ने खोला है और वे केवल मदद कर रहे हैं। जियांग युआन को वू शिमेई की बातों की परवाह नहीं थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे लिए जो रेस्टोरेंट चलाते हैं सिर्फ स्वाद ही नहीं, कर्मचारी भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। हु शियानचेन चुप रहे तो वू शिमेई ने और कुछ नहीं कहा। अपनी आंटी और दादी को विदा करने के बाद वू शिमेई ने पैसे की पेटी निकाली और आज की कमाई गिनने लगी। कोनों में जमा टिकट देखकर वू शिमेई थोड़ी हैरान हुई। वह सोच रही थी कि इतनी बड़ी छूट होने के बावजूद शायद ज्यादा कमाई नहीं होगी, लेकिन अब उसे देखकर खुशी हुई। सोचते ही उसका दिल उत्साह से भर गया। उसने सारे टिकट इकट्ठे किए और पैसे गिनने लगी। गिनती के बाद उसने खुशी से सिर उठाया और दूसरों से कहा, 87 युआन और 50 सेंट। आज मैंने लगभग 90 युआन कमाए। वान छिक्सिन को भरोसा ही नहीं हुआ, इतना सच में? वह भी वू शिमेई जैसी ही सोच रहा था। इतनी बड़ी छूट और कम दाम के बावजूद उसने आज इतनी कमाई की उम्मीद नहीं की थी। जियांग युआन इस स्थिति पर इतना आश्चर्यचकित नहीं थी, बस मुस्कुराए और बोली, देखो आज हम कितने व्यस्त थे, अब तुम्हें पता चल गया कि आज व्यापार कितना अच्छा रहा। छूट जितनी भी बड़ी थी फिर भी हर किसी का जन्मदिन अक्टूबर की पहली तारीख पर नहीं था, और उस दिन जन्मदिन का प्रमाण भी जरूरी था। आजकल के जमाने में हर कोई अपने लिए आईडी कार्ड लेने के बारे में सोचता भी नहीं, भले ही बाहर खाने चला जाए। तो फिर आईडी कार्ड कौन लाएगा? कुछ लोग मुफ्त खाना खाने के लिए तैयार हैं और उनके घर पास ही है, इसलिए वो अपने आईडी कार्ड लेने घर वापस जाने के लिए तैयार हैं ताकि अपनी जन्मदिन साबित कर सकें। लेकिन जिनका घर दूर है वो आईडी कार्ड लेने वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। फिर भी कुछ लोग देखते हैं कि खाना सस्ता है, डिस्काउंट भी मिल रहा है, इसलिए पैसे खर्च करके खाने को तैयार रहते हैं। और हाँ, ये सारी आमदनी पूरी तरह से मुनाफा नहीं है। असली मुनाफा तभी होता है जब मजदूरी, किराया और कच्चा माल निकाल दिया जाए, जियांग युआन ने कहा। इन सब को निकालने के बाद ज्यादा मुनाफा नहीं बचता। हु शियानचेन जो पास ही खड़ा था उनकी बात सुनकर सहमति में सिर हिला रहा था। वू शिमेई ने थोड़ी गणना की और लागत निकालने के बाद और जियांग युआन द्वारा दिए गए लाल लिफाफे को जोड़कर असली मुनाफा सिर्फ कुछ रुपये ही बचा। कोई बात नहीं, आज तो बस पहला दिन है और अभी तो बहुत समय है। वू शिमेई मुस्कुराते हुए बोली। आज का व्यस्त दिन उसे आने वाले दिनों के लिए बड़ी उम्मीदें दे गया था। वो चाहती थी कि ऐसा हर दिन हो, भले ही कितना भी व्यस्त क्यों न हो, बस व्यस्त रहो और बस खुश रहो। जियांग युआन ने उसके चेहरे का हाव भाव देखा, हल्की मुस्कान दी और कहा, ठीक है, आज सब थक गए हैं तो आज का दिन यही खत्म करते हैं और घर चलते हैं। जियांग युआन की बात सुनकर कई लोगों ने सिर हिलाया। दुकान के अंदर की सफाई करने के बाद उन्होंने बंद करने की तैयारी की और घर जाने लगे। हु शियानचेन शुरू में उन्हें छोड़ने के लिए तैयार था, लेकिन जियांग युआन ने मना कर दिया। उसने कहा कि वो भी आज थक गया है और जल्दी घर जाकर आराम करे। फिर भी
हु सियानचेन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वैसे भी घर ज्यादा दूर नहीं है। पहले मैं आपको छोड़ देता हूँ, फिर मुझे वापस जाने का समय मिलेगा। हु सियानचेन की बात सुनकर सब चुप हो गए और उन्होंने सहमति दे दी। हु सियानचेन ने उन्हें घर छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद वह ऊपर नहीं गया। उसने अलविदा कहकर कहा कि वह कल सुबह उन्हें लेने आएगा, फिर वह जाने के लिए मुड़ गया। जियांग यून्युआन ने जल्दी से उसे बुलाया, कल सीधे रेस्टोरेंट आ जाना, हम वहां सीधे पहुंचेंगे। इससे कल सुबह उतनी जल्दी उठने की जरूरत नहीं होगी। जियांग यून्युआन की बात सुनकर हु सियानचेन ने हल्की सी सहमति में सिर हिलाया। हु सियानचेन को जाते देख तीनों परिवार ऊपर की ओर मुड़े। आज पूरे दिन की थकान के बाद उन्हें कभी इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। पीठ दर्द और थकान के साथ बस अब वे घर जाकर बिस्तर पर लेटना और आराम करना चाहते थे। सिर्फ जियांग यून्युआन ही हर दिन स्पेस में काम कर रही थी और उसे दोनों की तुलना में ज्यादा हल्का महसूस हो रहा था। घर लौटकर जियांग यून्युआन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम लोग थोड़ी देर आराम कर लो, मैं पानी गर्म करके लाती हूँ ताकि तुम नहा सको। और फिर वह रसोई की ओर बढ़ गई। असल में उसने उन्हें स्पेस के सोर्स पानी से नहलाना चाहा। ऐसे नहाने से न सिर्फ उनके शरीर मजबूत होंगे बल्कि सारी थकान भी दूर हो जाएगी। वो सब देखकर वान जिक्सन रसोई में आया और झांग युवान से बोला, युवान तुम बाहर जाओ और आराम करो, मैं कर दूंगा। झांग युवान मुस्कुराए और सिर हिलाया, ठीक है, आज मैं ज्यादा थकी नहीं हूँ, तुम मुझसे ज्यादा थके हो, तुम्हें आराम करना चाहिए, मैं जल्दी ही पानी उबाल दूंगी। इतना कहते हुए उसने वान जिक्सन को हल्का सा धकेलते हुए बाहर भेज दिया। वान जिक्सन ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया और बोला, अगर किसी चीज में मदद चाहिए तो बस मुझे बुला लेना। झांग युवान ने हल्के से सिर हिलाकर जवाब दिया, ये संकेत देते हुए कि वो समझ गई, फिर जल्दी से वान जिक्सन को आराम करने भेज दिया। वान जिक्सन बाहर चली गई और झांग युवान तुरंत स्पेस से गर्म पानी निकालकर कई बड़े बाल्टी भर ली। थोड़ी देर वहीं रुकने के बाद वह बाल्टी लेकर लिविंग रूम में आई। देखा कि सोफे पर दोनों लोग पहले ही सो गए थे। झांग युवान ने धीरे से उन्हें जगाया, पहले तुम नहाओ, फिर अपने कमरे जाकर आराम करो, उसने नर्म आवाज में कहा। वू शिवमेई ने सुस्त आंखें खोली, वह सच में इतनी थकी हुई थी कि और खुली नहीं। झांग युवान की बात सुनकर उसने हल्का सिर हिलाया, ये संकेत देते हुए कि वह समझ गई। झांग युवान बाल्टी लेकर बाथरूम गई और वू शिवमेई की मदद से लकड़ी की बाल्टी रख दी ताकि वह सीधे नहा सके। अक्टूबर का महीना था और रात के समय ठंड बढ़ रही थी। सुबह और शाम के बीच तापमान में फर्क था, जिससे रात में थोड़ी ठंडक लगती थी। लेकिन पूरे दिन की मेहनत के बाद शरीर पसीने की गंध से भरा हुआ था, इसलिए नहाकर आराम करना और भी सुखद लग रहा था। वू शिवमेई जल्दी से नहाए और वान जिक्सन को भी नहाने के लिए कहा। नहाने के बाद बहुत आराम मिला, वू शिवमेई मुस्कुराते हुए बोली। इसे देखकर वान जिक्सन जल्दी से नहाने गई। झांग युवान अपने कमरे में लौट आई, दरवाजा बंद किया और स्पेस में जाकर आराम से नहा लिया। नहाने के बाद उसका पूरा शरीर हल्का और ताज़ा महसूस कर रहा था। स्नान के बाद वह आराम से बिस्तर पर लेट गई। योजक चिन्ह। अगली सुबह जब झांग युवान उठी तो आसमान पहले ही उजला हो चुका था। उसने मेज पर रखे अलार्म घड़ी पर नजर डाली और देखा कि सुबह के 9 बज चुके थे। वह जल्दी से तैयार हुई और वू शिवमेई और बाकी लोगों को जगाने के लिए उठी। जब वे लिविंग रूम पहुंची तो देखा कि वू शिवमेई और बाकी लोग पहले ही निकल चुके थे, लेकिन उन्होंने उसे नहीं जगाया। ये देखकर झांग युवान अब जल्दी में नहीं थी। उसने धीरे धीरे नाश्ता किया, साफ सफाई की और फिर कोट पहनकर बाहर निकल गई। रेस्टोरेंट पहुंचते पहुंचते दोपहर का समय हो गया था। रेस्टोरेंट के अंदर लोग भरे हुए थे, सभी लोग खाने में व्यस्त थे। इस बीच एल्डरची भी वहां मौजूद थे। जब उन्होंने झांग युवान को आते देखा तो मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। झांग युवान उनके पास गई और जोर से पूछी, आप हमेशा समय से पहले क्यों आते हैं? अभी तो ड्यूटी खत्म नहीं हुई न? एल्डरची ने भौहें चढ़ाई और सामान्य चेहरे के साथ बोले, मैं तो अब लगभग 70 का हो गया हूँ। तुम्हें भी मेरे शरीर का ख्याल रखना चाहिए। मैं पूरे दिन तुम्हारी तरह व्यस्त नहीं रह सकता, है न? बात करते हुए उन्होंने झांग युवान की ओर देखा। जब मैं जवान था तब काफी व्यस्त रहा, अब रिटायरमेंट के बाद मेरा जीवन कुत्ते की तरह व्यस्त नहीं हो सकता, है न? एल्डरची की इस बात पर झांग युवान हंस पड़ी। किसने तुम्हें देश का खंभा बना दिया?
प्रतिभाशाली होना हमेशा जिम्मेदारियों के साथ आता है, झांग युवान ने हंसते हुए कहा। युवान ने हंसते हुए मजाक किया। उनकी बात सुनकर बुड्ढे जी एल्डर चीफ ने सिर हिलाया, जैसे कह रहे हो अरे कुछ कर नहीं सकते। युवान ने पीछे की किचन की तरफ देखा और चिल्लाओ से कहा, आप पहले खा लीजिए, मैं पीछे जाकर मदद कर देती हूँ। पुराने ची ने हल्का सा सिर हिलाया और कहा कि वो बाद में खाकर मदद करने आएंगे। युवान ने कुछ नहीं कहा, उठकर पीछे की किचन की ओर चली गई। किचन में हर कोई व्यस्त था। हु शियानचन एक प्लेट सब्जियों के साथ बाहर आ रहा था। जैसे ही उसने युवान को आते देखा, मुस्कुराया और कहा, अभी मैं व्यस्त हूँ, जल्दी आओ और मदद करो। युवान ने पास की अलमारी से एप्रन लिया, पहना और फिर जल्दी से मदद करने लगी। खाने के समय ग्राहक लगातार आते रहे और उन्हें रुकने या सांस लेने का मौका भी नहीं मिला, लेकिन सब खुश थे। आखिरकार जितना व्यस्त समय उतना ही अच्छा व्यापार। खाने का समय खत्म होने के बाद ग्राहक धीरे धीरे कम हुए और सब थोड़ी राहत महसूस करने लगे। लाओ झांग ने सभी के लिए लंच तैयार किया और कहा कि सब साथ बैठकर खाएं। सबका पेट अभी ज्यादा भूखा नहीं था क्योंकि अभी अभी कुछ खा लिया था। जैसे ही सब साथ बैठे और खाने लगे, एक आदमी फिर से दरवाजे पर आया। वेटर शाओकियान ठीक उसी समय दरवाजे की तरफ देख रही थी। जैसे ही उसने किसी को आते देखा, जल्दी से उठी और उसका स्वागत किया। सबकी नजरें भी दरवाजे की ओर चली गईं। युवान ने देखते ही पहचान लिया, ये वही झांग सुई था जिसने कल ग्रैंड ओपनिंग में फूलों के गुलदस्ते और रेड इनफोल्स भेजे थे। देखते ही कि सब खाने में व्यस्त हैं, झांग सुई ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है मैं सही समय पर आया। वू शियुमेई और बाकी लोग झांग सुई को नहीं जानते थे, इसलिए उसकी परिचित आवाज सुनकर थोड़े अचंभित हो गए, सोचते हुए कि शायद ये फिर से कोई परेशानी डालने वाला नौजवान है। ये देख युवान ने तुरंत हाथ का काम रख दिया, मुस्कुराए और सबको कहा, मैं आपको परिचित कराती हूँ। फिर उसने झांग सुई का परिचय सबको कराया। जब सबने सुना कि ये हु शियानचन के दोस्त हैं, तो सभी ने राहत की सांस ली। कल के फूल और रेड इनफोल सब झांग सुई ने ही भेजे थे, इसलिए सभी ने जल्दी से धन्यवाद दिया और उसे टेबल पर बैठने के लिए आमंत्रित किया। आपने अभी तक खाना नहीं खाया, मैं तुरंत 2 डिश बनाकर ले आती हूँ, वान झीझिन ने कहा और सीधे किचन की ओर चली गई। हु शियानचन ने जल्दी से वान झीझिन को रोका और कहा कि झांग सुई उनके साथ ही खाना खा सकता है। झांग सुई ने होठों के किनारे हंसी के साथ कहा, कितना पता चलता है कि मुझे अंकल वान का खाना नहीं चाहिए। वान झीझिन ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, मैं जल्दी से कुछ बनाकर लाती हूँ। इतना कहकर बिना किसी और बात किए वह सीधे किचन में चली गई। हु शियानचन ने झांग सुई की ओर देखा, लेकिन उसकी नज़र में कोई भाव नहीं था। उसकी आंखों में सिर्फ एक बात थी, जैसे ही तुम आए थोड़ी परेशानी देख लूं। लगता था जैसे झांग सुई को हु शियानचन की नज़रों की कोई परवाह नहीं थी और वह सबके साथ मुस्कुराते हुए बातें करता रहा। झांग सुई का स्वभाव हु शियानचन से कहीं ज्यादा खुला और मिलनसार था। वह इतना जोर से हंसता और बातें करता कि टेबल पर सब हंसी रोक नहीं पाए। हु शियानचन ने चॉपस्टिक पकड़ते हुए अपनी पकड़ और कड़ी कर दी। अगर उसकी आंखों से मौत होती तो झांग सुई अभी तक लाखों बार मर चुका होता, लेकिन झांग सुई ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की। हु शियानचन की नज़र को पूरी तरह नज़रअंदाज किया। हु शियानचन ने जैसे ही किनारे से देखा तो उसने देखा कि जियांग युवान अपने होठों को चिपकाकर हंस रही थी। उसका चेहरा थोड़ा अजीब सा हो गया, फिर उसने हल्की खांसी की, जैसे कुछ हुआ ही न हो। सब लोग उन्हें देखकर थोड़ा हैरान हो गए। कुछ ही देर में वान झिक्सन ने झांग सुई के सामने 2 प्लेट ताज़ा तली हुई डिश रखी और हल्की मुस्कान के साथ कहा, छोटे झांग, इसे ट्राई करो, अंकल ने बनाया है, कैसा लगा। झांग सुई ने 2 कौर लिए और तुरंत अंगूठा ऊपर कर दिया, पूरी तरह से तारीफ करते हुए। वान झिक्सन झांग सुई की तारीफ पाकर और ज्यादा खुश हो गई। अगर अच्छा लगा तो और खा सकते हो, अगर बाद में कम लगे तो अंकल फिर से तला देंगे, उसने हंसते हुए कहा। झांग सुई ने तुरंत मना कर दिया, अब ये काफी है। लंच के बाद झांग सुई ज्यादा देर नहीं रुका और खाना खाकर चला गया, ऐसा जानबूझकर कि हु शियानचन की नजरों में वह अटपटा लगे। इस वक्त ज्यादा लोग नहीं थे, इसलिए वो शियुमेई ने दादी से कहा कि ऊपर जाकर थोड़ा आराम कर लें। ऊपर सोफे और कुछ बॉक्स थे जिस पर आराम से लेटकर झपकी ली जा सकती थी। दादी ने कोई रुकावट नहीं दिखाई। वो शियुमेई की बात सुनते ही वे ऊपर आराम करने चली गईं। जब वो शियानचन जियांग युवान से बात करने वाले थे, तभी उन्होंने रसोई से वो शियुमेई की आवाज़ सुनी, युवान, आज वाली सब्जियां खत्म हो गई हैं।
जियांग युआन ये सुनकर थोड़ी चौंकी। वह तो सोच रही थी कि आज का दिन कल जितना अच्छा नहीं रहेगा। आखिर कल तो पहला दिन था, इसलिए बिजनेस अच्छा था। इसलिए आज भेजी गई सब्जियों की मात्रा कल से थोड़ी कम थी। लेकिन ये देखकर आश्चर्य हुआ कि इतनी सब्जियां भी कम पड़ गईं। लगता है आज का दिन कल से भी बेहतर रहेगा। वू स्यूमेई ने भी यही सोचा और उत्साहित होकर जियांग युआन से बोली, लगता है आज का बिजनेस कल से बेहतर है। ये सुनते ही जियांग युआन ने एप्रन उतार दिया और कहा, मैं बाहर जाकर लाती हूँ। हुओ शियानचेन ने भी खड़े होकर देखा और कहा, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जियांग युआन असल में सब्जी मंडी नहीं जा रही थी, इसलिए हुओ शियानचेन को लेकर जाना असुविधाजनक था। उसने सिर हिलाकर मना कर दिया, नहीं, मुझे बस कुछ और काम था, इसलिए तुम्हें ले जाना ठीक नहीं होगा। हुओ शियानचेन ने कुछ सेकंड तक उसे देखा, फिर आखिरकार सिर हिलाया और कहा, ठीक है, ध्यान रखना। जियांग युआन ने पैनिक कर लिया और बाहर चली गई। हुओ शियानचेन ने उसकी पीठ को लंबे समय तक देखा, फिर अपनी नजरें दूसरी तरफ मोड़ी। जियांग युआन के घर से बाहर जाने के बाद वह भी सब्जी मंडी नहीं गया। वह एक सुनसान जगह पर गई, जहां आसपास कोई नहीं था। फिर उसने बैकपैक पहनकर स्पेस में प्रवेश किया। स्पेस से सब्जियां निकाली और टोकरी में रखी। थोड़ी देर वहीं रही, फिर रेस्टोरेंट लौट आई। शाम का समय हो गया था और रेस्टोरेंट में खाने वाले लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। जियांग युआन को आते देख हू स्यूमेई ने राहत की सांस ली और बहुत उत्साहित आवाज में बोली, अच्छा हुआ तुम वापस आ गई, वरना बाहर खड़े सारे गेस्ट भाग जाते। इतना कहकर उसने तुरंत जियांग युआन की टोकरी उठाए और अंदर ले गई। इसके बाद 2 घंटे से ज्यादा का व्यस्त समय शुरू हुआ। रात के 9 बजे कुछ लोग मिलकर दुकान के दरवाजे बंद कर दिए, बाहर की लाइट बंद कर दी, केवल एक छोटी सी मंद रोशनी छोड़ी और बाहर का दरवाजा बंद कर दिया। वू शिवमेई जल्दी से पैसे की दराज निकालकर टेबल पर बैठ गई और पैसे गिनने लगी। उसकी यह पैसे में व्यस्त नजर देखकर जियांग युआन हंस पड़ी। जैसे ही उसने गिनती खत्म की, वो घबराई हुई नजरों से जियांग युआन की ओर देखी। उसके चेहरे की अभिव्यक्ति देखकर जियांग युआन थोड़ी हैरान हुई और बोली, क्या हुआ? नकली पैसे मिले क्या? वो अभिव्यक्ति देखकर उसे बस यही ख्याल आया। वो शिवमेई सिर्फ सिर हिला रही थी। जियांग युआन के सवाल करने पर उसने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें पता है आज हमने कितने कमाए? जियांग युआन ने सोचा, आज शायद कल से ज्यादा व्यस्त रहा होगा और सब्जियां भी जल्दी बिक गई होंगी। कोई बात नहीं, कम से कम 50 युआन तो कमाए होंगे। लेकिन वू शिवमेई ने अनुमान लगाने नहीं दिया और सीधे ही जवाब बोल दिया, कुल राशि 100 युआन से ज्यादा थी, जो कल से लगभग 2 गुना था। इतना तो उसकी पूरे महीने की तनख्वाह से भी ज्यादा था। इस रफ्तार से तो महीने में 500 युआन भी कमाए जा सकते हैं। कर्मचारियों की तनख्वाह, किराया और दूसरे खर्चा निकालकर भी महीने के अंत में कम से कम 700-800 युआन बच सकते हैं। अगर यही रफ्तार रही तो साल में 10,000 युआन कमाना मुश्किल नहीं होगा। ये सोचते ही वू शिवमेई का दिल खुशी से झूम उठा, जैसे उसने हाथों में पहले ही 10,000 युआन पकड़ लिए हों। आज का कारोबार जियांग युआन की उम्मीद के मुताबिक था, इसलिए उसे ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। वू शिवमेई ने फिर से पैसे निकाले और गिनती शुरू कर दी, उन्हें नीचे रखने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसे देखकर जियांग युआन ने कहा, आज इतना मुनाफा होना इसलिए है क्योंकि अभी दुकान नई खुली है और नेशनल डे भी है। 2 दिन बाद शायद मुनाफा इतना अच्छा नहीं होगा। जियांग युआन वू शिवमेई और बाकी लोगों को समझा रही थी, लेकिन वू शिवमेई पर कोई असर नहीं हुआ। उसकी आंखों में अभी भी चमक थी। बोलो मत, मैं जानती हूँ। वू शिवमेई जोर से बोली, हमने ये दुकान खोली है तो ये एक बार का कारोबार नहीं है, ये बिजनेस है। वू शिवमेई की बातें सुनकर जियांग युआन हल्का सा सिर हिला दी। उसे डर था कि आगे कोई कारोबार नहीं होगा और उनके बीच बड़ा गैप बन जाएगा। वू शिवमेई ने पहले ही हू शियानचेन से जान लिया था कि वो और जियांग युआन साथ में रेस्टोरेंट खोल रहे हैं और बाद में कमाई में हिस्सा बांटा जाएगा। मुनाफे के बारे में जियांग युआन ने कहा कि वो सब वू शिवमेई के लिए है और अब वू शिवमेई ही इस रेस्टोरेंट की मालिक है। शुरुआत में वू शिवमेई सिर्फ इसलिए आई थी कि वो यहाँ काम कर सके, लेकिन अब उसे उम्मीद नहीं थी कि वो खुद बिजनेस की मालिक बन जाएगी। हू शियानचेन ने जियांग युआन को ऊपर जाते देखा और फिर वू शिवमेई से कहा, आंटी शिव, ये रेस्टोरेंट असल में सिर्फ युआन ने खोला है, मुझसे इसका कोई लेना देना नहीं है। वू शिवमेई ने ये सुनकर थोड़ी हैरानी और शक का भाव दिखाया।
बस इतना है कि तुम जानते हो कि उसके पास इतना पैसा नहीं है, इसलिए उसने मुझसे उधार लिया था। उसने कहा था कि मुनाफा आधा आधा बांटेंगे। लेकिन तुम भी जानते हो, ये रेस्टोरेंट मेरा नहीं है। मुझे पैसे लेने में थोड़ा शर्म भी आई, इसलिए मैंने सच बता दिया। आगे इसका मुनाफा मुझसे कोई लेना देना नहीं है, हु शियानचेन ने समझाते हुए कहा। पहले वो इसे जियांग युआन के करीब जाने का तरीका समझ रहा था, लेकिन अब उसकी ज़रूरत ही नहीं रही। जाने से पहले मेरे नॉवल वर्ल्ड 2.0 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। ऐसे न्यूज़ स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। उसके साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर भी इंटरेस्टिंग है न्यूज़ स्टोरीज अपलोड होते हैं। आज के लिए बाय फ्रेंड्स, कल मुलाकात होगी।